दिन भर कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए बाजार और अब आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले रिकवरी के शानदार संकेत। फिर से 17,300 के ऊपर आता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। आखिरी 1.5 घंटा होगा बेहद अहम और बेहद इंटरेस्टिंग भी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मार्केट्स में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा, बट जो स्टॉक्स का एक्शन आ रहा है अनिल जी, जबरदस्त गजब का मार्केट है। मतलब दीप, इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता। चलिए इस पे डिस्कस करें उससे पहले जल्दी से एक बार अब तक की बड़ी बातें एक बार बता दें। उसके बाद निफ्टी देखकर आपको लगेगा अरे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप कुछ नहीं जानते। बहुत कुछ हो रहा है और वो क्या हो रहा है पहले समझ लीजिए। उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 17,300 के ऊपर है अब निफ्टी फिर से, और बैंक निफ्टी हरे निशान में 38,000 के पास पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। 38,000 के दर्शन हो चुके हैं दिन के दौरान, जो लगातार टीवी या ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने उन लोगों ने किए, आपके लिए भी हो रहे हैं। 10-12 पॉइंट और है, आपको भी मिल जाएंगे दर्शन, चिंता न करें। मेटल, ऑटो, एनबीएफसीज ये हैं थोड़े बहुत स्टॉक, और आईटी जहां पर हल्की फुल्की बिक वाली है। लेकिन लगातार हम जो कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों में फोकस करिए, खरीदारी वहीं होती दिख रही है, और सरकारी बैंकों का इंडेक्स सिर्फ इस कमजोर बाजार में 3% ऊपर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की आउट परफॉर्मेंस बीओबी, एसबीआई और साथ ही पीएनबी जैसे शेयरों में है। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे, आपको 125 पॉइंट नीचे आपको लग रहा होगा 125 नीचे, अभी 125 नीचे था, 50 ऊपर आए हैं। यूरोप 0.5% कमजोर है, और एशिया में तो आज कमजोरी के साथ कारोबार हुआ ही सुबह से, आपको पता है। लेकिन इन सबके बीच में दुनिया भर के बाजारों में अगर कोई कम कमजोर या बेहतर बाजार है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना हमारा भारतीय बाजार, इंडियन मार्केट। बिल्कुल सर। एनएससी, बीएससी दोनों पर आप देख सकते हैं शानदार रिकवरी, खरीदारी का माहौल। बिल्कुल, तो जबरदस्त माहौल है इस समय बाजार का, और मूड बढ़िया बना हुआ है। तो आइए थोड़ा एक्शन समझते हैं अनिल जी। वैसे आज तो हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ बिल्कुल नजर भी उठा के देख नहीं रहे, चाहे एशिया हो, चाहे डाउ फ्यूचर्स हो, यूरोप हो। आज तो सिर्फ हमारे रुपए की कहानी है, और जो हमारे बाजार में हो रहा है। 38,000 छू लिया सर बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल होना ही है दीप, और लगातार हम कह भी रहे थे, आज भी हम यही बात कर रहे थे कि इस कमजोरी में बैंक निफ्टी खरीदना है आपको। खरीदने में फिर से हमें बैंक निफ्टी ही खरीदना है। और आप देखिए बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस जारी है, और सरकारी बैंक जिस तरह का कमाल कर रहे हैं। देखिए आज का मार्केट एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो ये जो हो रहा है एकदम परफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां एक और आपके लिए ग्लोबल संकेत थोड़ी सी कमजोरी के हैं, क्योंकि अमेरिका में हल्का फुल्का सा दबाव दिखा, और डाउ फ्यूचर सुबह से लाल निशान में, और इस वजह से और ओवरबोट डेटा आपको दिख रहे हैं। पुट कॉल रेशियो पर देख लें, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर देख लें, और विक्स के बढ़ने को देख लें। तो इन तीनों को देखते हुए 2000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली होने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों पर प्रेशर, दबाव और प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, वो 100% आ रहा है। लेकिन बाजार का अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है, और हर एक गिरावट पर जो खरीदारी का मौका है, एफआईएस जो अब भारतीय बाजार पर बैरिश से न्यूट्रल होकर बुलिश होने की तैयारी कर रहे हैं, उसका फायदा और अच्छे नतीजों के दम पर आप जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ तौर पर निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट दे रहा है। इसलिए परफेक्ट बाजार है। सपोर्ट लेवल पर आते ही खरीदारी होती है, और वो सपोर्ट लेवल 17,250 का है। तो 17,250 के आसपास या इसके नीचे आते ही बाजार आपको खरीदारी का मूड दिखाते हैं, और वहां से पूरी रिकवरी बनती है। आज का लो 17,215 का शुरुआती घंटे का, उसके बाद वापस हम उस तरफ गए नहीं। ऊपर में 17,325-350 की रेंज ऐसी है जहां पर आप डे हाई के आसपास बाजार है, यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। अब आखिरी 1.5 घंटे में जाने के पहले अगर हम 17,350 के ऊपर निकलकर टिक गए तो फ्रेश खरीदारी और तेजी बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग होकर 17,250 की रेंज में फिर से आएंगे, वहां फिर से खरीदारी होगी। ये टाइम पास वाला काम चलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी टाइम पास करने के मूड में है नहीं, और मजबूती दिखाने के मूड में। 37,750 के आसपास सपोर्ट है। थोड़े समय के लिए शुरुआती घंटों में हम उसके नीचे जरूर गए, लेकिन बाकी पूरे समय 37,750 को होल्ड करने की कोशिश की, और एक बार सिर्फ ये थोड़ा सा 50 पॉइंट और पार करें, 38,050, ये निकलते ही शॉर्ट कवरिंग 38,200, और उसके बाद 38,325 तक ले जाने की कोशिश करेगी। बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग 100%। 38,200, 38,050 के ऊपर 38,200, नेक्स्ट लेवल 38,350। ये दो लेवल है जो विजिबल होते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में आपके लिए। बिल्कुल, तो चलिए बड़े लेवल से निकल आ रहे हैं। एक अच्छी मूव के लिए बाजार और तैयार हो रहा है इस समय। बैंक निफ्टी पर रखिए नजर, 38,050 के ऊपर चाहिए। 38,050 के बेहद करीब आपको इस समय काउंटर आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर बाजार है, और बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है। आइए फिर जानते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में दिख रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी देर में हमारे सारे मेहमान भी जुड़ने के लिए हैं तैयार। नुपुर और कुशल तैयार है हमारे साथ।
गुड आफ्टरनून। पहले तो बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से अभी भी नंबर्स काफ़ी आने बाकी हैं। एक तो बॉश के नंबर्स आएंगे कुछ ही देर में, साथ ही दीपक नाइट्राइट, इंडस टावर्स, सीमेंस और वोल्टास, इनके नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। कल के दिन में एफएनओ स्पेस से आदित्य बिरला कैपिटल, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट सॉल्यूशंस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंटरग्लोब एविएशन, लुपिन, पीआई इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया और साथ ही गुजरात गैस भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। यही नहीं, आरबीआई की जो 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक है वो भी कल से शुरू होती हुई नजर आएगी और साथ ही ओपेक की बैठक का फैसला भी कल आता हुआ दिख सकता है, तो यहां पर भी नजर रखिए। साथ साथ मारुति सुजुकी और कोफॉर्ज अंतरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने दिया था उसकी एक्स डेट कल के दिन में होगी। 4 अगस्त गुरुवार निफ्टी से ब्रिटानिया अपने नंबर्स घोषित करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस की लंबी सूची है, चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, बर्जर पेंट्स, कॉनकॉर, डाबर, डालमिया भारत, बीएचईएल, गेल जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस की भी बोर्ड बैठक है, क्यूआईपी के जरिए बोर्ड जो है फंड जुटाने पर विचार करता हुआ दिखेगा। और साथ साथ बाटा इंडिया और डेल्टा कॉप पर नजर रखिए, इन्होंने भी जो डिविडेंड्स दिए थे उसकी एक्स डेट 4 तारीख को होगी। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आइए नुपुर से भी जानते हैं कुछ नतीजे जो आ चुके हैं और भी खबरें। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताइए। गुड आफ्टरनून। काफ़ी सारे नतीजे आए हैं। शुरुआत करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के साथ। नतीजे तो काफ़ी अच्छे हैं। मुनाफे में भी बढ़त आई है, आय में भी बढ़त आई है, और जो घाटा है वहाँ पे हमने देखा कि वो इस बार कम हुआ है। 63 करोड़ से कम होके वो 14 करोड़ रह चुका है। लेकिन स्टॉक रिएक्शन जो है वो जो कंपनी के जो एमडी है उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया और जो सीईओ है वो अब मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन लेंगे। उसी के चलते आप ये स्टॉक रिएक्शन देख रहे हैं। जुबिलेंट फार्म हुआ, वहाँ पे भी कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए। जो कंसोल मुनाफा है वो 160 करोड़ से घटकर 47 करोड़ पे आया है, और जो कंपनी की आय है वहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी गिरावट आती दिखी है। मार्जिन्स भी इस बार 13.3% पे आके अटक चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ भी नतीजे हालांकि थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। एनआईआई में हालांकि बढ़त है। जो क्रॉस एनपीए है और जो नेट एनपीए उसमें इस बार कोई सुधार आता नजर नहीं आया है। भारत वायर स्टैंड अलोन जो कंपनी की आय है उसमें बढ़त दिखी है। 130 करोड़ की कंपनी ने आय इस बार करी है। जो मुनाफा है वो भी काफ़ी बढ़कर आया और इस बार कंपनी का 12 करोड़ का मुनाफा आता दिखा उनकी पहली तिमाही में। सारेगामा इंडिया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे नतीजे आते दिखे। जो कंसोल आय है वो 105 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ आई है इस बार। मार्जिन्स भी काफ़ी सुधर कर आए इस बार। जो 30% थे पिछली बार वो अब 35% होते दिखे हैं। खबरों के आधार पर काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी फोकस में। एल&टी इन्फोटेक की बात करते तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपनी का करार है उसे साल 2024 तक बढ़ा दिया गया और कंपनी 12,000 से अधिक कर्मचारियों को अब ट्रेनिंग देगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जहां सब्सिडरी श्रीराम सिटी यूनियन के साथ जो मर्जर की बातें चल रही है उससे अब सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। आईओसी भी आज फोकस में है क्योंकि कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करी है और रिफाइनिंग के जो डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस है वहाँ पे 35,000 करोड़ निवेश करने की योजना बनाई है। और जो कंपनी का 1 लाख करोड़ का रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स का जो काम है वो भी अभी चल रहा है। हफ्ता वसूली इम्पैक्ट जो हमने देखा है, जी बिजनेस से जो मुद्दा उठाया था वहाँ पे वित्त मंत्री का बयान आते दिखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार गैर कानूनी लोन ऐप पर सख्त कार्रवाई करेगी, तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता दिखा है वहाँ भी। और आखिरी में बल्क डील पे नजर डाले तो जोमेटो जो स्टॉक आज काफ़ी उछाल के साथ ट्रेड करा है, वहाँ पे 5.6 करोड़ के शेयर्स के कई सौदे दिखे। पावर ग्रिड में भी 18 लाख शेयर्स के कई सौदे होते दिखे सुबह से। और आईटीसी रिजल्ट्स के बाद जो रिएक्शन दिख रहा है वहाँ भी 12 लाख शेयर्स के कई सौदे आते दिखे। तो ये आपके लिए सारे के सारे एक्शन वाले स्टॉक्स हैं। और जो आप बता रहे हैं कि वित्त मंत्री ने डिजिटल लोन ऐप पर एक्शन लेने की बात भी कही है कि जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो हमारा ऑपरेशन हफ्ता वसूली था उस पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। दीप, आज का दिन अगर मैं ये कहूँ कि जी बिजनेस के बड़े एक्शन वाला दिन है तो बिल्कुल गलत नहीं। एक और जहाँ संसद में खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि गैर कानूनी लोन देने वाली एप्स पर वो एक्शन लेने की तैयारी में, जो कि ऑपरेशन हफ्ता वसूली हमने 1 नहीं 2 पार्ट में किया था। इसके अलावा 2 और ऐसी चीजें हुई है जो जी बिजनेस का इम्पैक्ट दिखाती। एक जो हमने लगातार 2 एपिसोड किए ऑपरेशन डीमेट डाका पर, उस पर भी जीरोधा के नितिन कामत साहब का एक ट्वीट आया है और उन्होंने कई सारी चीज़ों के उन्होंने जवाब दिए। थोड़ी देर में हम आपके सामने डिटेल रखेंगे। तो जी बिजनेस ने जो बड़ा एक्शन ऑपरेशन डीमेट डाका के तहत लिया उसका असर देखने को मिल रहा है। दूसरा, जोमेटो की ब्लिंकिट के साथ डील पर हमने कई सारे सवाल उठाए थे, उस सवाल पर भी जोमेटो की तरफ से
एक्सचेंजेस पर एक रिप्लाई फाइल हुआ है, उसकी भी डिटेल्स हम आपको देंगे। और सेबी ने खुद कहा है कि जो वैल्यूएशंस को लेकर और बाकी जिन चीज़ों पर हमने सवाल उठाए उसके जवाब दिए जाने चाहिए। तो समझ सकते हैं जो आपका पसंदीदा चैनल है जिन मुद्दों को उठाता है उन मुद्दों को कंपनियां भी सुनती है, रेगुलेटर्स भी सुनते हैं, सरकार भी सुनती है। ये इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हो नहीं सकता। 3 बड़े इंपैक्ट आज आपके सामने थोड़ी देर में आने वाले हैं, वो हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। तब तक आइए जल्दी से एक्शन में। आपको हैं वागले साहब, उनके लिए बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे आज स्पेशल परमिशन दी जाए कि मैं दो स्टॉक कवर करूं एक ही बिगल में, अगर आप परमिशन दे तो। बिल्कुल सर, अरे नेकी और पूछ मोर द मेरियर। अच्छा अनिल जी, पहला स्टॉक मेरा वाला स्टॉक है और इसमें मेरे को आपकी भी व्यू चाहिए। स्टॉक है आईबुल। हाँ जी। हाँ सही पकड़ा, क्या बात है। बताएं सर। क्योंकि मैंने कल कहा था ये 130 तक जाना चाहिए, वो मुझे मुंह की शुरुआत दिखती है 122 122.5 के आसपास है, तो आपकी रिस्क सिर्फ 3 रुपए बनती है, 119.50 ऐसे वाली 3-3.5 रुपए की, और ऊपर में 8 से 10 रुपए 135 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, उसके लिए मैं प्ले करूंगा। दूसरा, मैं आपकी बैंक निफ्टी पे कमेंट्री सुन रहा हूं और मेरे रडार पर मॉर्निंग से एक स्टॉक आया है इंडसइंड बैंक, जो गिर नहीं रहा है, 1050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसमें एक 25 से 30 रुपए के मुंह आज और कल में आनी चाहिए। मेरा 108788 या मे बी राउंड ऑफ करेंगे तो 1090 का टारगेट होगा, और रिस्क एक 10 रुपए की होगी 105253 की। ये ट्रेड सेटअप है। ओके, तो बैंक निफ्टी पर बुलिश है और इंडसइंड बैंक पर बुलिश है, तो यहां पर खरीदारी करने की राय है। आईबुल पर बुलिश है, 119.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहां खरीदारी कर सकते हैं। इंडसइंड पर बुलिश है। आई लेटर पे रही है सर, उसके बाहर देखने की जरूरत नहीं। आईटीसी आईसीआईसीआई बैंक बहुत सारे मिल जाएंगे, कहां दूसरे लेटर पे शेयर देखने की जरूरत है। सीधा एक ही आई, काम खत्म। 1053 का छोटा सा स्टॉप लॉस और 1090 के टारगेट के लिए, और इस बीच डीप 38,050 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिकता हुआ आपको नजर आएगा। तो बड़ा मूव आने की तैयारी बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है इस वक्त। तो इंडसइंड बैंक भी 1090 को जाने को है तैयार, यहां पर है एक्शन भरपूर। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स डे हाई पे आ चुका है, बाय का स्टॉक है यहाँ पे। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 222 रुपए। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक, पावर ग्रिड के अंदर रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं जो 11 जुलाई को लगे थे 221 के। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पावर ग्रिड यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ आज और 1-2 दिनों में दिखा सकता है। पावर ग्रिड में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट बना हुआ है वो 215-216 रुपए के आसपास का बना हुआ है, तो 216 के नीचे में इसमें स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं पावर ग्रिड में इस हफ्ते में 228 रुपए से लेके 230 रुपए तक के लेवल पावर ग्रिड में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। पावर ग्रिड का 222.50 का कॉल अभी 4 रुपए 90 पैसे 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 222.50 वाला कॉल 3 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 7 रुपए से लेके 9 रुपए तक के टारगेट 222.50 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स पे 228 से 230 तक के लेवल इसी हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें पावर ग्रिड। ओके, तो खरीदारी करें पावर ग्रिड, ये है आपके लिए काउंटर। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, पहले तो एक अपडेट मारुति पर। कल ओपनिंग शो में हमने मारुति में एक खरीदारी की राय दी थी, एंड एज वी स्पीक मारुति में जबरदस्त तेजी वहां से देखने को मिल रही है। सेट लेवल से लगभग 200 रुपए ऊपर है, और जिस इंटेंसिटी का ये ब्रेकआउट है, बिल्कुल हमने जिस तरह से कल भी कहा था कि इसमें बने रहें, यहाँ पर हो सकता है कि नए हाईज इसी हफ्ते में आते हुए नजर आए। तो उसी व्यू के साथ अभी भी सलाह रहेगी कि वहां पर बने रहें। मारुति में जबरदस्त ब्रेकआउट है। अब जो आज की कॉल है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक पर है। जिस तरह से निफ्टी बैंक आज जबरदस्त एक तेजी के माहौल में मूड दिखाता हुआ नजर आया है। 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि 38,000 के लेवल के पास जाके इंट्राडे में एक डिप मिला, लेकिन हर बार लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिली है।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आते हुए नजर आ सकता है। और खरीदना है यहाँ पर एक्सिस बैंक, जो कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट दिखाने के लिए तैयार है। करंट लेवल्स लगभग 732-733 रुपए के हैं, और जिस तरह का यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ी मूव आते हुए नजर आ सकती है। 730 रुपए पर सबसे बड़ी कॉल राइटिंग विजिबल थी, जिसके ऊपर यहाँ पर निकल चुका है, यानी कि वो ट्रैप होते हुए नजर आ चुके हैं। तो एक्सिस बैंक में 742 रुपए का पहला टारगेट, 754 रुपए का दूसरा टारगेट, और मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक 740-42 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है जब बहुत जल्द 770 तक के भी टारगेट दिखाता हुआ नजर आए। 727 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। बैंक डेज हाई पर है बैंक निफ्टी। अनिल जी कह भी रहे थे कि अब बैंक निफ्टी पर आप रखिए नजर, 38,050 पर ट्रेड कर रहा है, और पीएसयू बैंक से तो पूरा सहारा है। प्राइवेट बैंक्स भी आज थोड़े सुस्त थे, बट अब प्राइवेट बैंक्स भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सिस बैंक हिमांशु जी को पसंद आ रहा है इस समय, नजर रखिए इस काउंटर पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर कल की परफॉर्मेंस के बाद आज भी आपको 2-2.5% ऊपर ही ये स्टॉक दिख रहा है। बट एक स्टॉक अनिल जी जो सुबह बात भी चल रही थी, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% ऊपर सर, और आपका फेवरेट पीएनबी टारगेट्स आ गए 34.5 पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो आपने टारगेट दिए थे थर्सडे के दिन बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं सर। अभी भी होल्ड करना चाहिए थी, नहीं बेचना चाहिए। होल्ड करना ना सवाल ही नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। ये तो ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट वाला कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कि जैसा सोचे थे, थोड़ी प्रोविजनिंग ज्यादा आ गई इसलिए रिजल्ट कमाया, अदरवाइज एसेट क्वालिटी तो ठीक ही आई थी। 38-40 रुपए की तरफ जा रहा है, तो अभी बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे 100%। और पीएसयू बैंक्स पर हम बुलिश हैं, खाली थोड़ी सी ग्लोबल रिस्क रहती है कि कहीं कल को कोई ताइवान चाइना का कुछ हो जाए, 150 पॉइंट आपका डाउ फ्यूचर्स नीचे, हम अभी भी अकड़ में हैं, तो देखो अब या तो डाउ सुधर जाएगा या कल हम सुधर जाएंगे। दो में से एक सुधरेगा। वही बोल रहा हूँ ना, दोनों तरफ के ट्रिगर बराबर है। आपको तेजी करने के लिए भी पूरे ट्रिगर है, मंदी करने के लिए भी पूरे ट्रिगर है, इसलिए ऊपर में कोई देने को भी तैयार है, नीचे में कोई लेने को भी उतना ही तैयार है। देखिए, करिए, मजे करिए, देखो किसकी किस्मत भारी है, बिल्कुल पता चलेगा, मजा आएगा। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये बात सही है। आइए बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है नितिन जी आपका, बताएं सर क्या किया जाए। सर यहाँ पे 38,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 180 की आ रही है, 110 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होंगे 300 रुपए का। अब बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, मगर उतनी ज्यादा अभी बैंक निफ्टी में मोमेंटम अभी रिसेंट मूवमेंट में नहीं आई है। बैंक निफ्टी सुबह से ही स्ट्रांग है, और बैंक निफ्टी में कल 14-15% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, आज 9% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, और आने वाले समय में आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। आज फर्स्ट हाफ में मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद सेकंड हाफ में मूवमेंट आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 घंटे में बैंक निफ्टी पॉसिबली 38,300 की तरफ जा सकती है, यानी यहाँ से 200 पॉइंट की रैली मिल सकती है, और निफ्टी 17,400 की तरफ जा सकती है। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन 38,200 की ले रहे हैं, जो 180 में मिलेगी। टारगेट आपको 250 से 300 का हो सकता है, और स्टॉप लॉस 110 का रखना है। और अगर हम निफ्टी में प्ले कर रहे हैं तो निफ्टी में हमें बेट करना चाहिए 17,300 की कॉल ऑप्शन पे, जो 105-106 पे मिलती है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 75 का, और टारगेट होंगे 135-140 के टारगेट होंगे। तो यह है निफ्टी बैंक 38,200 की कॉल खरीदने की राय नितिन जी की तरफ से, जो लेवल के अनिल जी अभी बात कर ही रहे थे। नितिन जी का भी पूरा भरोसा वहां पर आ रहा है, मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है इस समय बाजार। थोड़ा बस अमेरिकी बाजार अनिल जी सपोर्ट दे दें, बट वो इस समय मूड में नहीं दिख रहे, डेज लो पर अमेरिकी। उधर देखो मत, दिख जाएगा सब कुछ। उधर देखते ही बेचने का मन होता है, नैस्डैक और डाउ। देखो, या तो हम इनको सुधार देंगे कि आज बढ़ जाओ भाई 150-200 पॉइंट आओ, या ये हमें कल सुधार देंगे। अब दोनों में से क्या होगा भगवान जाने। अभी तक तो हमारी स्क्रीन तो दिख रही है मजबूत, और डाउ फ्यूचर दिखा है कमजोर। वो किसी भी लेवल पे रिकवर होता है, फिर से पिटाई होती है, और हमारे यहाँ किसी भी लेवल से गिरावट आती है, फिर से रिकवरी आती है, तो भगवान जाने क्या होगा। अच्छा नितिन जी, निफ्टी पर भी कोई कॉल है या सिर्फ बैंक निफ्टी? सर निफ्टी पे 17,300 की कॉल ऑप्शन 107 के आसपास अभी बोली, अभी 108 चल रही है। तो डेटा निफ्टी में भी पॉजिटिव है, 2-3 दिनों से पॉजिटिव बना हुआ है। वर्ल्ड मार्केट या हमें नैस्डैक या डॉ जोन्स ये थोड़ा 100-125 पॉइंट डाउन दिख रहे हैं, बट अगर आप नैस्डैक का मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पे ब्रेकआउट सा हो रखा है ऊपर की तरफ, पॉजिटिव ब्रेकआउट है, तो ये उसमें हल्की फल्की 100-150 पॉइंट की हमें एक डिप दिख रही है ओवरनाइट, बट खुलेंगे हम इस तरीके से नहीं। जैसे कि निफ्टी में भी हम देख रहे हैं मंथली ब्रेकआउट है, और आज एसजीएक्स निफ्टी 77 पॉइंट डाउन थी,
उसके बाद नीचे जाने के बाद रिकवरी हो गई। सिमिलर पैटर्न नैस्डैक और डॉ जोन्स में भी बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आज रात में नैस्डैक सुधर जाना चाहिए और वो फिर निफ्टी को कल और बैंक निफ्टी को पुशअप कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से। आइए कुणाल जी, राकेश जी तैयार, कोर्नर का भी गुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है, बिगुल नॉर्मल है बट पिक जो है स्पेशल है, खरीदारी की राय है अरविंदो फार्मा पर। इसके अंदर देखें तो काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक टर्न अराउंड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अनिल जी, टर्न अराउंड ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट फुस भी होना होगा तो भी एक डिसेंट अप मूव 588 590 तक का पुलबैक एटलीस्ट ओरो फार्मा में देखने को मिलेगा। तो ओरो फार्मा पे एक ओवरवेट खरीदारी की राय है, मिस मत कीजिए। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, बहुत समय बाद स्टॉक में इस तरह का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। काफी अरसे से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और थोड़ा जिंक स्टॉक है, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है जो बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो इस बार ये पूरी उम्मीद है कि स्टॉक वापस से 650 690 के लेवल्स भी दिखाने की ताकत रखता है, जिस तरह का मूवमेंट हमें चार्ट पर देखने को मिल रहा है। और साथ में आरएसआई की डाइवर्जेंस भी है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 565 रुपए पर 565 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 595 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 615 रुपए का। तो 595 615 के टारगेट के लिए और फार्मा में हमारी खरीदारी की राय। फार्मा में खरीदारी कर औरोबिंदो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, एक्सेल टेक, विप्रो, थोड़ा डर लगा मुझे एकदम से नाम सुन के। ऑल द बेस्ट। 565 रुपए का स्टॉप लॉस, 595 और 615 के टारगेट के लिए करनी है औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी। ये है राय आप। वाओ, कल के हाई को क्रॉस करने की तैयारी निफ्टी की होती दिख रही है। 17,356 कल का हाई और 17,350 पर हम पहुंच चुके हैं। वाह क्या बात है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी कर ही चुका है। कल 37,950 738,000 के ऊपर निकल के 38,100 पे भी आ गया। हम कह रहे हैं कि 38,200 तक तो फ्री है एकदम, उसके बाद 38,350 बनता है और निफ्टी भी माफ कीजिएगा 17,350 के आसपास ये आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो डे हाई पर मार्केट है, डे लो के आसपास डाउ फ्यूचर्स है। बिल्कुल सर, आईटी में थोड़ा एक्शन चल रहा है, बैंक्स तो चल ही रहे हैं। निचले स्तरों से एचसीएल टेक में देखिए वैसे 41 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। निचले स्तरों से आपको खरीदारी इन्फोसिस में आपको आती हुई दिख रही है इस समय, वहां पर थोड़ा एक्शन बन रहा है। बाकी आईटी स्टॉक्स भी थोड़ा सुधर रहे हैं, तो वहां पर रखिए नजर, थोड़ा मूव आ रहा है। और एचयूएल इस समय एक्शन में आ रहा है, थोड़ा डिफेंसिव रुझान वाले स्टॉक्स भी ऊपर आ रहे हैं। बैंक्स ऑफ कोर्स है ही बढ़िया मोमेंटम में, गोज विदाउट सेइंग, बट थोड़ा एचयूएल, इन्फोसिस, ये सारे काउंटर्स भी आपको फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। इस पर भी आपको रखनी है नजर। एक बार जरा एचयूएल के चार्ट पर राय भी ली जाए, क्योंकि अभी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। कुणाल जी जरा देखिए एचयूएल का चार्ट, सर क्या चल रहा है इसमें? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, काफ़ी समय से स्टॉक में हम पिछले 4-5 सत्रों से जहां बाजार में हम कुछ इंप्रूवमेंट देख रहे थे, एचयूएल काफ़ी कुछ सुस्ता रहा था, लेकिन आज वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। 2650 जो है वो इमीडिएट हर्डल है और पिछले 4-5 सत्रों में 2650 ये स्टॉक पार नहीं कर पाया। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2650 को तुरंत पार करके और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं या यहीं पर आपको एक कंसोलिडेशन और लंबा देखने को मिलता है। तो 2650 के ऊपर खरीदारी कराया है, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, तो 2650 के ऊपर ब्रेकआउट आए तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। तो ये है आपके लिए एचयूएल, इस समय ये मोमेंटम में आ रहा है, थोड़ी लीडरशिप दिखाता है। और बजाज फाइनेंस में खरीदारी हो रही है, टाइटन में थोड़ा एक्शन आ रहा है, एमएनएम ऑफ कोर्स ये तो लीडर रहा ही है, यहाँ पर भी खरीदारी दिख रही है। बजाज ऑटो भी थोड़ा, तो कल की मुनाफा वसूली के बाद आज ऑटो काउंटर्स भी एक पुल बैक आपको अटेम्प्ट करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर भी रखिएगा नजर। एक बार एसबीआई पर भी डाल देते हैं, क्योंकि बाकी पीएसयू बैंक्स तो अच्छे मोमेंटम में हैं ही। एसबीआई में आपको अच्छी खरीदारी इस समय होती हुई दिख रही है और अपने हाई से भी ज्यादा दूर नहीं है इस समय एसबीआई का काउंटर। नितिन जी जरा एसबीआई का चार्ट देखें सर, 545 का लेवल आते हुए दिख रहा है। देखिए सर, एसबीआई को मैं सुबह से काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और इसमें डेटा मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, खासतौर से ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, और टेक्निकल्स में मंथली ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो जो पीएसयू बैंक की लीडरशिप आ रही है वो एसबीआई से आ रही है। एसबीआई 544 के आसपास है। इसका नया ऑल टाइम मंथली ब्रेकआउट 550 के आसपास होगा और जो मुझे लग रहा है कि इस अगस्त एक्सपायरी में हो जाएगा और अगस्त एक्सपायरी में एसबीआई लीडरशिप ले सकता है और ये करीब 565 570 की तरफ जा सकता है।
दूसरा रीजन इसमें यह है कि 540 पे कॉल्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, 560 पे भी है, बट आज हम देख रहे हैं कि सुबह से 540 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है और अभी पूरी लंबी एक्सपायरी बाकी है, रोल ओवर्स लॉन्ग है, तो ये कॉल राइटर ट्रैप होने वाले हैं और आरबीआई की पॉलिसी भी सामने है। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि एसबीआई में पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। टारगेट आपके 560 के हो सकते हैं, अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पे 540 की कॉल ऑप्शन मुझे 23 रुपए में मिल रही है, ये खरीद के चलना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस आपका 15 रुपए का होगा और टारगेट 35 से 40 रुपए के हो सकते हैं। पीएसयू बैंक्स का पूरा सहारा है एंड ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स का दिग्गज एसबीआई इस समय आपको अच्छी लीडरशिप भी दिखा रहा है। हिमांशु जी के पास चलते हैं, आइए लेते हैं उनका कॉल। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, एक बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटजी है जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न दिखा सकती है। यहाँ पर बजाज फाइनेंस में 7,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन को खरीदना है यहाँ पर, जो कि करंट लेवल्स 185-190 रुपए के आसपास है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 160 रुपए के नीचे का। पहला टारगेट रहेगा 240 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 275 रुपए का। देखिए, बजाज फाइनेंस में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद एक बहुत ही ब्रीफ पॉज कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और दीपांशु, इंपॉर्टेंट अच्छी बात यह है कि ये उन चुनिंदा स्टॉक के चार्ट्स में से है जो कि काफी अपीलिंग चार्ट्स हैं और जो काफी हद तक अर्ली इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये स्टॉक जो इमीडिएट इसका इंटरमीडिएट हर्डल था 7,500 के ऊपर, वो पार करने के लिए तैयार है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस में आपको कल तक या इस पॉलिसी से पहले 7500 के लेवल पार होते हुए नजर आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो इस ऑप्शन में अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो बजाज फाइनेंस की 7,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। बजाज फाइनेंस 7,500 की कॉल खरीद कर चलें, ये भी आपको मोमेंटम में आ रही है। तो वापस नजर रखिए, सारे हाई बीटा फाइनेंशियल्स भी आपको मूवमेंट के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। कैनरा बैंक, ये एक और काउंटर है जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। कैनरा बैंक में अच्छी खरीदारी है, 4% ऊपर कैनरा बैंक है। सुमित जी, इस पर भी कोई राय? बाकी पीएसयू बैंक तो अच्छे मोमेंटम है, कैनरा क्या करने वाला है सर? ये भी तेजी करेगा दीपांशु, 4 दिनों के 5 दिनों के हाई तो ब्रेक कर ही रहा है। 238 रुपए 240 रुपए तक के लेवल कैनरा बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें और स्टॉक के अंदर फ्रेश खरीदारी भी बनती है। 240 रुपए तक के लेवल कैनरा बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए और 240 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो रैली एक्सटेंड होगी और 250 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। चलिए देखते हैं किस तरह का एक्शन ये काउंटर भी आपको दिखाएगा, बट पीएसयू बैंक्स में आपको मूव आती हुई दिख रही है इस समय। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। लेकिन एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और आपका पसंदीदा कार्यक्रम डीमेट डाका, ऑपरेशन डीमेट डाका, जो हमने 2 एपिसोड किए और पहले एपिसोड को करीबन 7 करोड़ इंप्रेशन मिले और 40 लाख से ज़्यादा की रीच पहुंची है। और इस पर जो कुछ भी एक्शन हुआ उस एक्शन की वजह से आगे चलते हुए जीरोधा का एक बयान आया है, एक ट्वीट आया है और उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन डीमेट डाका जो हुआ था उसमें रिडीफ मेल की वजह से जीरोधा के कई सारे अकाउंट हैक हुए थे और उन पर जो जीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत साहब हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया है कि उनका ये कहना है कि 65 लाख ग्राहकों में से सिर्फ 100 खातों में ये शिकायत आई है और 80 में ग्राहकों ने तो खुद अपना डिटेल खुद शेयर किया था। बाकी कुछ 20 मामले ऐसे हैं जहाँ रिडीफ मेल की वजह से हैकिंग हुआ है और इस लिहाज से आपको सतर्कता रखनी जरूरी है। आइए पूरा एक्शन क्या कुछ हुआ है इस पर फोकस करते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है जो इस पूरे मामले पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। आशीष, बताइए क्या कहना है जीरोधा का, पूरा जो कुछ भी मामला हैकिंग का सामने आया उसके ऊपर क्या ट्वीट आया है? सर, फाउंडर और सीईओ जो है नितिन कामत साहब, इन्होंने ट्वीट किया है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स आप बता रहे थे पहले, कह रहे कि इनके पास केवल 65 लाख, कुल 65 लाख ग्राहक है। इनमें से 100 खातों में जो है शिकायतें आई फ्रॉड होने की। 100 में से अगर आप देखें तो 80 ग्राहकों ने ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपनी डिटेल यानी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो हैकर के साथ शेयर किए, तो मामला अलग हो जाता है। लेकिन 20 मामले ऐसे हैं वो बता रहे कि जिसमें ईमेल हैकिंग हुई है, रेडिफ मेल की आईडीज है और सर इन 20 में से मैं कहूँगा कि आधे से ज़्यादा के साथ मैं सीधे तौर पर संपर्क में हूँ। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि 20 इनके जो ग्राहक ऐसे हैं जिनके अकाउंट हैकिंग हुए और डीमैट खातों में हैकिंग से बचने के लिए ये बता रहे हैं कि सबसे पहली बात कि जैसे लगातार कहते जा रहे हैं कि अपने आईडी पासवर्ड्स को बिल्कुल भी शेयर ना करें। और साथ में एक बड़ा काम फाइनली इन्होंने ये कर दिया है कि जो रेडिफ मेल पर जो हमने देखा भी था कि कितने केसेस आए थे जहां पर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन इस्तेमाल किया था हैकर ने, अब अगर कोई रेडिफ मेल का आईडी यूज कर रहा है और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करता है तो उसको लिंक नहीं आएगी।
जब तक वो दूसरा ईमेल आईडी, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अपना चेंज ना करे। रेडिफ मेल पर फॉरगॉट पासवर्ड की जो लिंक है अब वो नहीं आएगी, तो हो सकता है कि अब ईमेल हैकिंग के मामले कम हो जाएं। और साथ में अगर आप देखें तो एक बात ये भी कह रहे हैं कि अब ये एक नया सिस्टम लेके आने वाले हैं जहां पर इलिक्विड ऑप्शंस में ट्रेड करना ग्राहकों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट जो ऑप्शंस के प्राइसिंग थियोरेटिकली सही नहीं होंगे वहां पर जीरोधा के ग्राहक ट्रेड नहीं कर पाएंगे। किल स्विच की भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन किल स्विच हमने देखा है कि काफी मामलों में एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो लेकिन अब फाइनली अगर आप देखें तो कुछ बड़े कदम इनकी तरफ से आ रहे हैं। फाइनली बड़े कदम आ रहे हैं अनिल जी, 2-3 एटलीस्ट स्टेप्स तो ये ले रहे हैं, ये तो बात है ही। इतना टाइम क्यों लगा ये बताने के लिए? जो हर बार सवाल यही बन कर आता है ना। अब अगर आप टाइमलाइन एक्सेप्ट कर ही रहे हैं तो फिर अब तक क्या चल रहा था? अप्रैल और मई में ये सारे मामले हुए हैं और अब जाकर अगस्त में अभी एक्शन हो रहा है। बात वही है कि जब तक मामले उछले ना, मीडिया में ना आए, जब तक उसको हम उठा कर ना बताएं तब तक एक्शन नहीं होता है। फिर भी मैं एक काम मैं ये जरूर कहूँगा, मैं जीरोधा की और नितिन कामत साहब की यहाँ पर तारीफ करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने सुना और एक्शन लिया तो सही, और उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। मैं इसलिए मैं जब दूसरा एपिसोड भी हमने किया, मैंने एक बात साफ कही थी, हम किसी ब्रोकरेज के खिलाफ नहीं, हम किसी एक्सचेंज के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ इन्वेस्टर्स के पक्ष में हैं। एग्जैक्टली। हम रिटेल इन्वेस्टर के पक्ष में, उनके नुकसान की अगर कोई भी चीज होगी तो हम उठाएंगे बात को, फिर सामने कोई भी हो। और अगर उसके लिए कोई आगे आकर अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करता है, निवेशकों को जागरूक करने का काम करता है, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट हो, ब्रोकरेज हो, कोई भी दूसरे मीडिया चैनल्स हो, अखबार हो, हम सबका स्वागत करते हैं। क्योंकि सारी प्रॉब्लम दुनिया की इन्वेस्टर से रिलेटेड हम न उठा सकते हैं न हम सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हमें सबके साथ की जरूरत है। और अगर जीरोधा ये समझता है कि ये सारे डेटा निकाल कर, जाहिर सी बात है उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी, अगर वो कहने कि उनके 100 अकाउंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम आई है, 40 से 50 अकाउंट तो हमें पता है कि मुंबई पुलिस के पास है, ये हमें पता है। अब अगर 20 अकाउंट जीरोधा के हैं, उसमें से 10 से तो खुद आशीष क्लोज टच में है, और उनके केस में रिडीफ मेल की वजह से आई, ये बात सही है। वो नितिन जी सही कह रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम रिडीफ मेल की वजह से आई है, क्योंकि रिडीफ मेल से जो सेट पासवर्ड वाली या जो भी मेल आती थी वो हैक हो रही थी और वहां से हो रहा था। अब इसमें कहने के लिए, अब वो कहीं से भी हो सकता है, वो जीरोधा से रिडीफ मेल में जा रही है, बीच में कहाँ जा रही है, अब वहाँ वो लीकेज कहाँ है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हो वहीं से रहा था, एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई हुआ। दूसरी चीज देखिए, जो हैकर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। और हैकर्स सिर्फ वो टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते कि वो अकाउंट हैक कर रहे हैं और आपके अकाउंट के शेयर बेचे हैं। उन्हें पता है शेयर बेचने से कुछ नहीं होगा, पैसे तो उनके अकाउंट में तब आएंगे जब क्रेडिट किसी तरीके से आए, तो या तो आप कचरा शेयर डाल दीजिए, इलिक्विड शेयर, या दूसरा आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन ट्रेड कर लीजिए। तो जीरोधा ने दूसरा जो एक्शन लिया वो ये कि हम आउट ऑफ द मनी एक्शंस पे रोक लगा देंगे, इलिक्विड ऑप्शंस पे, वो भी एक अच्छी बात है। सो ताकि अब हैकिंग अगर हो भी जाए तो ये मैटर ना हो। दूसरी चीजें हैं जो किल स्विच को लेकर या फिर थोड़ी बहुत टीओटीपी को लेकर, आई एम श्योर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी काफी हद तक और दुरुस्त हो जाएगी, वैसे मजबूत है। सो आई थिंक ये एक अच्छा कदम है, और जो काम अच्छा हो उसकी उतनी ही तारीफ करनी चाहिए जितना हम कोई काम अच्छा ना हो उसकी हम खिंचाई करते हैं। तो मैं नितिन जी को और जीरोधा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, हमने जो इतना मेहनत करके ये ऑपरेशन डीमेट डाका किया, जिसकी वजह से हमने ये मैटर उठाया, और जो उन्होंने किया है वही दूसरे ब्रोकरेजेस को भी करने की जरूरत है। अगर जीरोधा ये सुनकर एक्शन ले रहा है तो बाकी लोगों को भी अपने अपने सिस्टम चुस्त दुरुस्त करने चाहिए और करने चाहिए। एक ही निवेदन है सब लोगों से, भाइयों क्यों हमारा काम बढ़ाते हैं, हम हमारी नॉलेज में आए उससे पहली कंप्लेन आने पर ही कर दे, मीडिया को मैटर उठाने की जरूरत ना पड़े तो बेहतर है। हम मार्केट के एनालिसिस करें, बिजनेस की खबरें दें, हमें वही करने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन करना हमारे लिए भी बहुत मेहनत का काम है, आसान नहीं है, बहुत समय एनर्जी जाती है, मेहनत जाती है, और आप किसी के लिए कुछ इस तरह के ऑपरेशन करते हैं या किसी की दूसरों की गलती निकालते हैं तो हमें बहुत सतर्क होकर करना पड़ता है। हम किसी को भला बुरा कहना नहीं चाहते हैं, और कहें तो उसके पहले हमें कॉन्फिडेंट होना जरूरी कि हाँ हम जो कर रहे हैं सही है, किसी को बुरा भी लग सकता है, बिल्कुल करेक्ट। तो वो नहीं चाहते, इसलिए हमारा भी काम कम हो बेहतर है, बट देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है कि सिस्टम इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ये जी बिजनेस का बड़ा इम्पैक्ट है जो आप आते हुए देख रहे हैं, न सिर्फ जीरोधा में बल्कि दूसरे ब्रोकरेजेस में भी होगा। एक और चीज जिसको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे डीमेट डाका के एपिसोड के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किए, उसके बाद और सारे मैटर्स में बहुत तेजी से वो काम कर रहे हैं। हालांकि पहले भी कर रहे थे, मुंबई की साइबर क्राइम पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही थी, उसके बाद और एक्शन तेज हुआ, तो मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी एक्सचेंजेस की तरफ से आप देखिए, सुबह बीएससी ने अपना एक नोटिस भेज दिया कि ब्रोकर को आईपी, तो
कहने का मतलब ये दीप कि अगर हम ईमानदारी से कोई मैटर को उठाएं और तथ्यों के साथ उठाएं, फैक्ट्स फिगर के साथ उठाएं और लोगों को समझाएं, तो हर जगह एक्शन होता है। आप देखिए एक्शन एक्सचेंज की तरफ से हुआ है, आप देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ है, आप देखिए एक्शन ब्रोकरेजेस की तरफ से हुआ। बिल्कुल, जॉब मोस्टली डन आई एम हैप्पी कि जो मेहनत की है वो रंग लाई है। तो हमारी पूरी टीम को और सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकों को धन्यवाद है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को हाथों हाथ लिया और उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया। आज 7 करोड़ इंप्रेशन आने के बाद सबको सुनना और देखना पड़ता है, हिल जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी रेगुलेटर हो, कोई भी एक्सचेंजेस हो, कोई भी ब्रोकरेज हो, अगर 7 करोड़ इंप्रेशन किसी एक मैटर पर आएंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए कि यूट्यूब पर, बाकी फेसबुक पर, इंस्टा पे क्या कुछ रेस्पॉन्स आया, सिर्फ अगर एक ट्विटर पर ये रेस्पॉन्स है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर अगर आप सब मिलकर किसी मामले को सपोर्ट करें तो इस तरह की सफलता मिलती है। तो ये सफलता जी बिजनेस की हमारी नहीं है, ये सब आप लोगों की सफलता है जिस पर पूरा का पूरा एक्शन इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सचेंजेस की तरफ से हो रहा है, ब्रोकरेज की तरफ से हो रहा है। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद आशीष। बहुत ही बेहतरीन ये ऑपरेशन डीमेट डाका रहा है जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है और जो लोग अच्छा काम करने के लिए आगे आ रहे हैं उन सबको बहुत दिल से धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे। सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बाजार में तो एक धुआंधार तेजी है जी। इंटरनेशनल क्यूज आप बाहर देखेंगे तो चारों तरफ खराब है बाजार, बट हमारे बाजार को कहीं कुछ सुनना नहीं है, तो बहुत ही अच्छा बाजार है अनिल जी। 2 स्टॉक्स है, एक कैश मार्केट का और एक फ्यूचर्स का। आजकल बड़े फ्यूचर्स के आने लगे हैं सेठी साहब, जिनमें भी फुल फॉर्म में। बहुत ही बढ़िया, बताएं सर शुरुआत किससे करेंगे? अनिल जी, बोलते हैं ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो आजकल हाल ही में जो फ्यूचर्स के स्टॉक दिए हैं, आप देखिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल, फिर आपके टाटा केमिकल, जी एंटरटेनमेंट, मतलब आप इंडियन होटल्स, सभी स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा किया है। तो अनिल जी, पहला स्टॉक का भी फ्यूचर्स का ही दे रहा हूँ। स्टॉक का नाम है ग्रेन्यूल्स इंडिया ऑगस्ट फ्यूचर्स, जो अभी 311 के लेवल पे ऑगस्ट फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। एक मिड साइज फार्मा कंपनी है जो पूरी फार्मा चेन जैसे एपीआईज बनाती है, इसके अलावा फॉर्मुलेशंस में के कारोबार में है, फिर फिनिश डोसेजेस भी है, और जितनी नामी गिरामी एमएनसी फार्मा कंपनीज है उनकी एक प्रेफर्ड सप्लायर है। भारत में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इबुप्रोफेन बनाने वाली, मतलब जो पैरासीटामोल में काम आता है, जो कोविड के टाइम पे बहुत ही अच्छा यूसेज होता था, तो वो दवा बनाती है। एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, फिर वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 18 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि फार्मा स्टॉक्स नॉर्मली 30 के मल्टीपल पे है। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20-21%, अच्छे मार्जिन है, पिछले 3 साल का पैट का कैगर 48%। इनका जो 4th क्वार्टर था एक ठीक ठाक क्वार्टर था पिछले साल, मतलब जो मार्च क्वार्टर, बिकॉज चाइना से कुछ रॉ मटेरियल सोर्स करती है जिनकी सप्लाईज में थोड़ा डिसरप्शन था, वो अब स्टेबिलाईज हो गई है। तो मेरा ये मानना है ये कंपनी इस तिमाही के नतीजे दमदार होंगे, और हमने हाल ही में इसी तरह की एक और कंपनी है लॉरस लैब्स, उसके नतीजे देखे, नतीजे तोड़फोड़ थे, स्टॉक उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, और इसमें एक और तड़का है जो इसकी डाउनसाइड रिस्क को लिमिट करेगा, वो है इसका बायबैक का अनाउंसमेंट आना है। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कॉल करी है 9 अगस्त को, मतलब अगले मंगलवार को, जब ये बायबैक पे विचार करेंगे। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है 325 का, स्टॉप लॉस रखना है 306 रुपए का। ओके, 306 का स्टॉप लॉस लगाकर 325 के टारगेट के लिए ग्रेन्यूल्स में करें खरीदारी। बताएं सेठ साहब दूसरी पिक आज की। दूसरा अनिल जी, जो कैश मार्केट का स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक, कई बार रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है वाटेक वबाग, VA टेक वबाग, जो WABAG वबाग के नाम से ट्रेड होता है। एनएसई का टिकर 245 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है, भारत की एक लीडिंग कंपनी है जिसकी ग्लोबली प्रेजेंस है। ये कंपनी टोटल वाटर सॉल्यूशंस करती है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और वाटर रिक्लेमेशन। कंपनी EPC और O&M कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, 20 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, 100 से ज्यादा पेटेंट्स है इनके पास, और 90 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। एक जबरदस्त 10,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन भी है। फिर सरकार का जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है ये कंपनी। फिर सरकार का वाटर प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस है, जल जीवन मिशन जो सरकार ने एक लॉन्च किया, उसका भी एक अच्छा बेनिफिट इस कंपनी को मिलता है। और हाल ही में इन्होंने गाजियाबाद नगर निगम से एक वाटर ट्रीटमेंट और प्यूरिफिकेशन के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
फिर आने वाले क्वार्टर्स में मतलब सितंबर 2022 में कंपनी के 2 प्लांट चालू हो रहे हैं, एक सऊदी अरेबिया में और एक जेडा में सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट है, तो जिसका बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली एक दमदार कंपनी है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज। फिर FIs DIs भी अराउंड 20% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें SBI है, फिर गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल भी है, और बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी अराउंड इसमें 8.04% स्टेक ओन करते हैं, और कंपनी ने डेट रिडक्शन पे भी पूरा फोकस किया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये कंपनी भी आने वाले सालों में क्वार्टर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसमें खरीदारी करने की सलाह, शॉर्ट टर्म टारगेट है 265 का, स्टॉप लॉस 240। ओके, तो वाटेक वाबैग यहाँ पर करें खरीदारी, और साथ ही ग्रैन्यूल्स यहाँ पर आपको रखना है फोकस, फ्यूचर्स में आप कर सकते हैं इस पर खरीदारी। शुक्रिया सिटी साहब 2 बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी और जानते हैं इस समय बाजार पर क्या है नजरिया। सर डाउ फ्यूचर्स तो सुस्त हैं और नहीं गिरे हैं, बट 150 पॉइंट नीचे तो आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स में भी आपको करीब 0.5% की गिरावट दिखेगी। यूरोप के बाजार मिले जुले हैं, हल्की गिरावट आपको यूके में आती हुई दिख रही है, और फ्रांस और जर्मनी में भी थोड़ा दबाव है। अच्छी बात है कच्चा तेल पूरे दिन $100 के नीचे रहा है। अच्छी बात है कि रुपया आज काफी मजबूत रहा है, और अच्छी बात है कि एशिया की कमजोरी के बावजूद हमारे बाजारों पर बिल्कुल इंपैक्ट नहीं आया। इनफैक्ट डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं। जो 38,200 की आपने बात करी थी बैंक निफ्टी की अनिल जी, 38,150 तो आ ही गया लेवल। तो निफ्टी पहले 17,375, ठीक है, और हमारा ऊपर का लेवल जो 17,375 17,400 के आसपास का आज का है दीप, ठीक है ना। सो पॉइंट सिंपल यहाँ पर ये है कि हम लॉन्ग पोजीशन जो है उसे होल्ड करेंगे आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ। आज का लो तो थोड़ा दूर का हो गया ना, नहीं अब स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 17,300 का। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ। सबसे बढ़िया काम ये हो कि आखिरी 1 घंटे में आप 17,300 के पार निकल गए, और 17,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 91 लाख शेयरों का, जिसमें से 52 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। ये लोग हो गए आज भारी भारी शॉर्ट, और आज शॉर्ट दबा के हुई इस चक्कर में कि डाउ फ्यूचर्स खराब दिख रहा है, करेक्ट। सो अब ये क्या है दीप, माफ कीजिएगा, अभी आर या पार वाला मामला है। मतलब या तो आज तो देखो, अब आज तो लॉन्ग वाले छोड़ने वाले हैं नहीं। अब डाउ फ्यूचर से खराब होना होता तो अब तक हो जाता। अब तो इनसे खराब होगा नहीं। बिल्कुल, तो डाउ वाउ फ्यूचर तो देख के खराब नहीं होना, अनलेस कि डाउ फ्यूचर 250-300 नीचे हो जाए, तब तो एक अलग बात है कि तब प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और तब भी 17,300 नहीं टूटेगा, तब भी नहीं टूटेगा ना। 17,300 के नीचे अब आप बंद नहीं होंगे, वो डेटा दिखा रहा है। 17,300 के पुट पर 52 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 91 लाख शेयर हैं, और जैसे आप 17,300 के नजदीक आएंगे कॉल राइटर ही वापस खरीदने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो आपकी शॉर्ट कवरिंग ही आपको संभाल लेगी। तो पहली चीज क्लियर कटेगी, आप 17,300 के ऊपर बंद होंगे, क्लियर है। दूसरा, अगर आप 17,400 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो मुझे लगता है कल डाउ को ही ग्रीन कर देगा ये। जो हिसाब से गर्मी दिखा रहा है, अब हो सकता है आप मैं पूरी दुनिया ताइवान को लेकर चिंता में है, और आप देखो 1.5-2% सारे एशिया के बाजार गिरे हैं, सबको पता है। पता नहीं फिर मार्केट को कुछ अलग ही करना हो, कुछ और ही पता है। आई थिंक आज रात को अमेरिका पता नहीं कुछ भी कर सकता है। हो सकता है 100-150 जो दिखा रहा है वैसे ही नीचे रहे, हो सकता है 400-500 नीचे हो जाए, हो सकता है 300-400 ऊपर भी हो जाए, हो सकता है। तो आई थिंक आज मेक और ब्रेक वाला मामला है। अब ये इट्स टॉस ऑफ अ कॉइन कि किस तरह का अमेरिका होगा, ये कहना मुश्किल है। तो हम जो चीज मुश्किल है, स्पेशली वैसे तो हम रोज ये कोशिश करते हैं कल क्या होगा, रात को क्या होगा, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में बजाय हम ये अंदाजा लगाएं कि क्या होगा, उससे बेहतर है कि हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट देख लें। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे देखना है कि अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है और गैप से नीचे खुला तो क्या आप 17,200 तक संभाल सकते हैं? यदि हाँ तो लॉन्ग रखिए। आप शॉर्ट है और 17,500 के ऊपर खुले तो आप संभाल सकते हैं क्या? यदि हाँ तो आप शॉर्ट रखिए। बस यही तरीका है। वही रिस्क एपेटाइट आप उतनी रिस्क के हिसाब से रखिए कि मेरे विपरीत अगर ओपनिंग हो जो ट्रेड है तो मैं संभाल सकता हूं क्या। तो फिलहाल आज बचे हुए समय के लिए 17,300 आपके लिए सपोर्ट लेवल है, ऊपर में 17,400 हल्की फुल्की रुकावट है। इस 100 पॉइंट की रेंज में हम टाइम पास करके बंद कर देंगे। अगर 17,400 3 बजे के पहले पार करके टिक गए तो 17,450 तक की जगह खुलेगी। ये आपकी निफ्टी। बैंक निफ्टी 38,000 के पार निकल गए और सेम काम जो 17,300 के ऊपर निफ्टी में हुआ है वही 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? 38,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 41 लाख शेयरों का है और ये आ गया रिस्क पर। 150 पॉइंट नेगेटिव है इनके। वाह, ठीक है। अब ये 38,000 के नीचे ही बंद नहीं होने देंगे आप। तो फिर तो हो गया ना। तो आपके लिए अब अभी 38,200 के आसपास आज का पहला टारगेट है। अगर 3 बजे तक 38,200 के पार निकल कर टिके तो आज ही 38,350 है, 150 और बढ़ेंगे वहां से आज ही।
38,000 पर आपने मूव पकड़ी है, मतलब वैसे तो मूव ठीक है, बट ये जो मूव है दिखा रही है बहुत जोरदार दिखा रही है। और अगर आपको तेजी करनी है तो डाउ फ्यूचर मत देखना, मैं पहले बता रहा हूँ। और जो भी करना है 3:30 बजे तक जितना कम कर सको कर देना, तेजी या मंदी वो ज्यादा बढ़िया। ओवरनाइट रिस्क कम रखेंगे किसी भी तरफ, दोनों ही गैप से हो सकता है। बट ओवरऑल डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें कम अच्छी है। अब मार्केट, सबसे बड़ी चीज जो अच्छी है वो मार्केट है। तो मार्केट को तेजी करनी है तो फिर आप और हम और बाकी फैक्टर्स का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सिंपल सी चीज है, 3 बजे तक आपको 2 लेवल पर नजर रखना है, 17,400 38,200। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 17,400 38,200 जहां पर रखनी है नजर, और डेज हाई पर बाजार भी ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं। आइए फिर थोड़ा नतीजों पर भी फोकस किया जाए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो वहीं से आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, इसके नतीजे आने वाले हैं। आइए एक बार जानते हैं नुपुर के साथ कैसे रहेंगे नतीजे। नुपुर बताइए। गोदरेज कंज्यूमर्स के नतीजे अनुमान है कि थोड़े से कमज़ोर रहेंगे इस बार। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, इसी के चलते इस बार अनुमान है कि जो आय होगी वो 7% से बढ़कर 3100 के आसपास आ सकती है। बट जो कामकाजी मुनाफा होगा वहाँ पे आप 12% की गिरावट देख पाएंगे। करीबन 528 करोड़ का अनुमान है इस बार का। और जो मार्जिन है वो भी कम होते आपको इस बार नज़र आ सकते हैं। बाजार का मानना है कि इस बार जो मार्जिन होंगे वो 16-17% के आसपास आते आपको दिखेंगे। और जो मुनाफा होगा वो 380 करोड़ का अनुमान है। जैसे कि मैंने कहा, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाई है, प्राइस बढ़ाए, उसी के चलते आपको आय में ग्रोथ दिखेगी। जो वॉल्यूम से वहाँ पे कोई ग्रोथ आती इस बार एक्सपेक्टेड नहीं है। इस बार बाजार का मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रह सकती है और ग्रॉस मार्जिन्स पर जो बढ़ती महंगाई है उसके चलते दबाव आना पक्का है। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर जहां पर रखनी है आपको नजर आई। शरद जी भी हमारे साथ हैं तैयार। और शरद जी, एफएमसीजी वापस फोकस में आ गया है। थोड़े मार्जिन्स, हालांकि इस बार तो ऑफकोर्स नतीजों पर मार्जिन्स का इंपैक्ट रहेगा, बट लग रहा है कि मार्जिन्स अब थोड़े सुधरेंगे। आईटीसी पर हम ऑलरेडी पोस्ट नतीजों का एक्शन देख रहे हैं, एचयूएल डेज हाई पर है। कोई राय सर एफएमसीजी में और गोदरेज कंज्यूमर पर भी नतीजों से पहले? ये गोदरेज कंज्यूमर में से हम लोग भी ये क्वार्टर फ्लैट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर्स। मेन फोकस इस पे रहेगा कि कंपनी फॉरवर्ड गाइडेंस क्या देती है। मैं जैसे देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगली तिमाही पे अब फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ग्रेजुअली जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी वो भी एड्रेस्ड है। और इसके अलावा जो आपका रॉ मटेरियल प्रेशर था वो भी काफ़ी ईज आउट होना चाहिए। अगली तिमाही के नतीजों में आपको दिखना चाहिए, क्योंकि पाम ऑयल जैसा हम सब जानते हैं काफ़ी नीचे आ गया है। और बाकी केमिकल्स में भी मुझे लगता है ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी करेक्शन स्टीपन करनी चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल भी ऊपर से काफ़ी नीचे आ गया है। गैस को छोड़ के मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन में जो ज़्यादातर पेन पॉइंट्स है वो एड्रेस्ड है। तो आपकी जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ग्लोबली हम फेस कर रहे थे वो भी काफ़ी सबड्यूड दिखनी चाहिए अगले 2-3 महीनों में। और एफएमसीजी को इसका बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, क्योंकि रूरल डिमांड में जो एक सबड्यूड बिहेवियर दिख रहा था वहाँ एक पिकअप मिलेगा। तो उस हिसाब से, बट फ्रंटलाइन स्टॉक्स मुझे लगता है फुल्ली वैल्यूड है। गोदरेज कंज्यूमर कंपैरेटिवली शायद उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितने बाकी स्टॉक्स हैं, बट लगभग मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्पेस में फ्रंटलाइन जो स्टॉक्स हैं वो फुल्ली वैल्यूड है। छोटे स्टॉक्स कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रताप स्नैक्स वगैरह हैं या डीएफएम फूड्स है, वहाँ हमें लगता है कि स्कोप ज़्यादा है। स्टॉक्स में स्कोप ज्यादा है, अदरवाइज फुली प्राइस्ड इन लग रहे हैं। बट नॉनदलेस एफएमसीजी कंजम्पशन पर रखिए नजर, एक्शन में है ये सारे काउंटर्स। आइए 2:45 बज रहे हैं और करते हैं स्वागत भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। बाजार ने डिप भी दिखाई और डिप के बाद बढ़िया रिकवरी के भी मूड में है। बताएं सर, क्या करना है इस समय? आई थिंक थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है भसीन साहब के साथ। दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं भसीन साहब से और फिर लेते हैं उनकी राय। तब तक कुछ ट्रेडिंग कॉल्स और हैं तैयार। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाई का स्टॉक रडार पे आया है। 70 रुपए 50 पैसे, 70 रुपए 70 पैसे ये स्टॉक का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया स्टॉक के अंदर रिसेंट के हाई ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर जून के हाई ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से 2-4 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 75 का होगा इसका पहला टारगेट, 80 रुपए का होगा इसका दूसरा टारगेट। एनएलसी इंडिया में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस 67 रुपीज का, ऊपर में 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में एनएलसी इंडिया में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें एनएलसी इंडिया।
ओके, नेवली लिग्नाइट एनएलसी इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सुमी जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और वसीम साहब से मुलाकात करने का वक्त है। वसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट और मार्केट आउटलुक बहुत ही गर्म है। ये तो डाउ फ्यूचर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गला कैसा है आपका, अभी ये बताइए पहले। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये मार्केट तो घटने को तैयार नहीं है। जो इंट्राडे मिल जाए अपना शॉर्ट काट के अपना नफा काट लो, बराबर ये ट्रेडर्स मार्केट है। दोनों तरफ की मार्केट करो और मार्केट में आपको पैसा बन रहा है जी। आपको अपडेट दे दूं, ग्रासिम आपको सुबह कहा था आउट परफॉर्मर है। ग्रासिम का भाव जाएगा 1630, 1640, अभी 1587 है, 1555 पे आपको कहा था। अब आपके लिए 2 नहीं 3 कॉल्स हैं और आप कहे तो मैं शुरू करूं। प्लीज बताएं। देखिए अनिल जी, आपने देखा यस बैंक में 10,000 करोड़ का ऑलमोस्ट आया है, 40,000 करोड़ की इक्विटी है और मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक विद मार्केट कैप ऑफ 5800 इज पीनट। मैंने उसमें सारी बैड न्यूज इज ऑलरेडी देयर और उसमें बैड न्यूज है भी नहीं। द बैंक्स कासा रेशियो, डिपॉजिट फ्रेंचाइज, ब्रांड इज अमेजिंग। तो मैं रीइटरेट करता हूँ 98 पे लीजिए, 98, 99, मैंने पहले भी 91। आई थिंक दिस इज हेडेड टू 110 मिनिमम। और अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म सोच सकते हैं तो मार्केट कैप पे इसका भाव तो 130 होना चाहिए। तो आरबीएल वुड बी द टॉप पिक हियर फॉर अ टारगेट ऑफ 110। सेकंड पिक एचपीसीएल। देखिए रूपी स्ट्रेंथ मींस एचपीसीएल मार्जिन्स विल बी द बेस्ट इन द कमिंग रिजल्ट एंड आगे के लिए गाइडेंस अच्छी है बिकॉज रूपी एक्ट्स एज अ टेलविंड रादर देन अ हेडविंड। तो 245-46 में लीजिए, 238 का स्टॉप लॉस, 255 का टारगेट। और तीसरा मेरा फेवरेट सीमेंट शेयर जो मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा वो है अंबुजा सीमेंट। बेस्ट प्ले ऑन एवरीथिंग टू डू विद लॉजिस्टिक्स एंड पावर बोथ इन वन स्पेस एंड इन दी अडानी कैंप। दिस विल बी द बेस्ट स्टॉक टू बाय। ये मेरे हिसाब से 500 रुपए जाएगा, अभी तो 378 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 369, 390 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए 3 स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। अंबुजा सीमेंट, एचपीसीएल और साथ ही साथ आपके लिए आरबीएल बैंक यहां पर खरीदारी करके चलें। ये 3 स्टॉक है। लेकिन आज एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वसीम साहब अब छोटे छोटे टारगेट दे रहे हैं। इससे मतलब ये है कि तेजी करो लेकिन प्रॉफिट बुक करते हुए भागते भागते चलो। एकदम ऐसे पकड़ के बैठ में जाना कि मतलब लंबे लंबे। जब मंदी थी तब लंबे टारगेट दिए थे, बहुत बड़े बड़े हैं। अब जब तेजी हो गई, ऊपर के लेवल है, तो टारगेट छोटे आ रहे हैं, स्टॉप लॉस भी छोटे आ रहे हैं। तो थोड़े डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें तो ये है आपके लिए बढ़िया एक्शन आता हुआ इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है। एक बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही करने के लिए है तैयार। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है टाटा पावर में। टाटा पावर कल के हाईस के ऊपर निकला हुआ है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मोस्ट लाइकली अनिल जी ये कल एक गैप अप ओपनिंग देगा 233-34 के ऊपर और गैप अप के बाद इस स्टॉक के अंदर भी एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक के अंदर एक पिवट टूटा था ओपनिंग के अंदर, तो ये भी एक प्रबल दावेदार है एक इंपॉर्टेंट पिवट को तोड़ने का। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, 2 वजह है स्टॉक को खरीदारी की राय देने की। सबसे पहली वजह यह है कि एक पैटर्न बन रहा है जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जिसका नेकलाइन आज टूटते हुए नजर आ रही है। और दूसरी वजह यह है कि एक एग्जॉशन गैप भी चार्ट पर बना है और जो कि आज फिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है टाटा पावर में, आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हमारी खरीदारी की राय है छोटा सा स्टॉप लॉस रख ले 230 रुपए पर, 4 रुपए नीचे। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 243 का, 243 रुपए का, यानी कि यहां से 9 रुपए ऊपर पहला टारगेट और उसके बाद 250 का टारगेट है। तो 243, 250 के टारगेट के लिए टाटा पावर में खरीदारी कराए। बिल्कुल, तो टाटा पावर इस पर रखिए नजर। ये काउंटर भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही और 250 वापस जाने की तैयारी में ये काउंटर आपको दिख रहा है। चलिए इस पर रखेंगे नजर। टाटा ग्रुप से एक और स्टॉक वोल्टास, उसके भी आने वाले नतीजे, आइए उस पर भी कर लेते हैं फोकस। नुपुर बताइए कैसे रहेंगे वोल्टास के नतीजे? वोल्टास के नतीजे काफ़ी अच्छे आएंगे क्योंकि बेस काफ़ी लो है। पिछले 2 साल हमने देखा कि लॉकडाउन के चलते समर सेल्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आया था। तो पहला क्वार्टर है 2 साल बाद जहां नॉर्मल सेल्स आती दिखेगी। इस बार अनुमान है कि जो आय होगी वो 2725 करोड़ के आसपास आ सकती है। जो कामकाजी मुनाफा होगा वो 250 करोड़ के आसपास आएगा और जो मार्जिन होंगे वो भी अराउंड
9% के आसपास आते आपको दिख सकते हैं और जो मुनाफा होगा वो 190-200 करोड़ का इस बार का अनुमान है। जैसे कि मैंने कहा, ये पहला समर्स है, 2 साल के बाद जो रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट है वहाँ पे आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड आती दिखेगी और जो यूपीसी सेगमेंट है वहीं पे एक बढ़िया ग्रोथ आती इस बार दिख सकती है। पिछले क्वार्टर में एक कंसर्न था कि कंपनी ने अपना थोड़ा मार्केट हिस्सा गंवाया है, इस बार अनुमान है कि वहाँ पे थोड़ा सा गेन आता भी दिख सकता है, पर जो ईएमपी सेगमेंट है वहाँ पे कमज़ोर ऑर्डर बुक के चलते थोड़ी कमज़ोरी आप देख पाएंगे। तो ये है आपके लिए वोल्टास जिस पर आपको रखना है फोकस। देखते हैं किस तरह के नतीजे इसके आते दिख रहे हैं। फिलहाल 1000 के लेवल को ये काउंटर होल्ड कर रहा है, इस पर रखते हैं नजर। इस बीच आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी माफ कीजिएगा, इस पर रखिएगा नजर। आईडीएफसी जो अपना ये एएमसी कारोबार बेच रहा था उसके लिए सीसीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, तो एक और प्रोसेस जो इन्होंने क्लियर कर दिया है अपने एएमसी कारोबार के विनिवेश का, उसके लिए इन्हें सीसीआई से मंजूरी मिली है। स्टॉक भी इस खबर पर थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। स्पाइक अभी अभी आईडीएफसी लिमिटेड के चार्ट में आपको आते हुए दिखेगा। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, थोड़ी देर बाद वापस आना पड़ेगा क्योंकि जो स्टॉक में देने वाला था उसके अंदर मोमेंटम आ गया है, तो मैं दूसरा स्टॉक ढूंढ के फिर वापस से आपके पास आता हूँ। चलिए तब तक सुमित जी आईडीएफसी लिमिटेड पर जरा अपनी राय तो दें। चार्ट पर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, 60 का लेवल आ रहा है। बिल्कुल, आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक पिछले 3 दिनों से एक अच्छा मूव दिखा रहा है, 200 डीएमए के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और कल का हाई भी ब्रेक कर चुका है। मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स में मूव आ रहा है, आईडीएफसी यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए, जिसके अंदर 60 रुपए का लेवल जैसे ही टूटेगा तो 64 से 65 रुपए तक के लेवल आईडीएफसी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें 56 रुपए 57 रुपए के आसपास, और ऊपर में 60 के बाद 64-65 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में आईडीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। तो आईडीएफसी इस पर भी रखनी है नजर। ये काउंटर भी एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है खबर के दम पर। आइए पहले बिगुल वागले साहब के लिए और फिर नितिन जी से भी उनकी कॉल लेंगे। पहले वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, मेरा बीटीएसटी होगा ABFRL 282-282.50 के करंट भाव पे है। 280 का मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने क्लियर किया है। मुझे लगता है 290-295 तक की मूव की शुरुआत है। 290 के लेवल्स आपको कल तक मिलने चाहिए। मेरा बीटीएसटी के तौर पे वो टारगेट होगा। पोजिशनली इवन 300 तक जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 279.50 का होना चाहिए। ओके, तो 279.50 के स्टॉप लॉस के साथ ABFRL आदित्य बिरला फैशन इस पर करें खरीदारी। नितिन जी के पास चलते हैं, निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरार का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में अट्रैक्शन है और बैंक निफ्टी जैसे मूव करी है तो उसके 2 मेजर कंपोनेंट हैं जो मूव किए हैं, एक तो कोटक बैंक और एक SBI। तो SBI में ऑलरेडी हम कॉल ले चुके हैं। यहाँ पे जो कॉल है वो कोटक बैंक पे है, जिसकी हमें 1900 की कॉल ऑप्शन लेनी है। एट द मनी कॉल ऑप्शन करीब करीब हो गई, जिसका प्राइस अभी 44 रुपया है और इसके टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि 70-75 आना चाहिए। स्टॉप लॉस हम 30 रुपए का रखेंगे, क्योंकि आज जो मार्केट की मूवमेंट आ रही है इसमें ये 2 बैंक हैं जो बैंक निफ्टी को पुश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोटक बैंक में हम देख रहे हैं करीब 6.5-7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। SBI में भी उसी तरीके से 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो प्राइवेट बैंक्स में से कोटक बैंक की कॉल ऑप्शन पे बेट करना चाहिए। 1900 की कॉल लेनी है, टारगेट 75 का, करंट मार्केट प्राइस 44 है, स्टॉप लॉस 30 रुपए का होगा। यह है आपके लिए कोटक बैंक जिस पर आपको रखनी नजर। एक्शन में ये भी आ रहा है 1900 इसमें लेना है 30 का स्टॉप लॉस और टारगेट 70-75 का। एक्शन भरपूर होता है। अच्छा, एक्शन में है एक स्टॉक और वो है जोमेटो। आज है 20% लगभग ऊपर, लेकिन जोमेटो की तरफ से अभी अभी एक क्लैरिफिकेशन आया है मैनेजमेंट की तरफ से, और वो क्लैरिफिकेशन आया है एक्सचेंजेस पर। और ये क्लैरिफिकेशन की शुरुआत मैनेजमेंट ने इस तरह से लिख के की कि सेबी ने इन्हें लिखा है कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करने के लिए, और उसके जवाब में जोमेटो ने एक्सचेंजेस को क्लैरिफिकेशन दिया। और उसमें यह भी कहा गया कि कुछ मीडिया में जिस तरह की खबरें आई थी, वैल्यूएशन को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, उस पर सेबी ने कहा कि आपकी क्या सफाई है, और उसके जवाब में उन्होंने एक्सचेंजेस को दिया। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते थे उन सवालों के जवाब भले डायरेक्टली हमें ना मिले, जोमेटो के इन्वेस्टर्स को ना मिले, लेकिन एक्सचेंज के जरिए भी मिले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जवाब मिलने चाहिए। बिल्कुल। आइए, सवाल क्या थे हमारे? मीडिया रिपोर्ट्स में हम ही थे जो सवाल उठा रहे थे, बाकी किसी ने उठाए नहीं। बाकी सब होता है, कई बार लोग
तारीफ करते हैं, करनी भी चाहिए। अच्छे रिजल्ट, हमने भी तारीफ की कि अच्छे रिजल्ट आए, बढ़िया है, पहली बार EBITDA पॉजिटिव हुआ इनका फूड डिलीवरी बिजनेस, जो अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, और जहां अच्छा नहीं हो रहा है वहां सवाल भी उठाने की जरूरत है। तो आइए, तो जो सवाल हमने उठाए उनके ऊपर जोमेटो के मैनेजमेंट का क्या जवाब था, अरमान नाहर हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए। अरमान, बताइए जोमेटो ने अपने क्लैरिफिकेशन में एक्सचेंजेस को क्या क्या लिखा है, क्या सवाल थे और उसके जवाब में जोमेटो ने क्या कहा है। सर, पहले जो हमने सबसे पहले सवाल उठाया था वो ये उठाया था कि ये जो आपकी डील है ये 4,500 5,000 करोड़ की नहीं है, ये एक्चुअली में 7,500 करोड़ के आसपास की है। उस पर उनका क्लैरिफिकेशन ये आता हुआ दिखा है कि देखिए, जो आप एक्विजिशन में सिर्फ वही लीजिए जो हम आपको कंसिडरेशन पे करना है, जो हमने कंसिडरेशन पे करी है सिर्फ आप वही एक्विजिशन पे लीजिए। सर, मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि सर अगर मैं आपसे 100 रुपये लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सर आप बाद में भी मुझे 200 रुपये दीजिएगा, तो आप क्या मुझसे सिर्फ 100 रुपये लेंगे या 300 रुपये लेंगे वापस? ऑब्वियसली चीज़ है सर, कॉमन सेंस की बात है कि मैं 300 रुपये वापस दूंगा। तो अगर आप जिस उसमें उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो जो आगे वाला जो हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, जो हम लॉस फिनेंस करेंगे ब्लिंकिट का, आप उसको अधिकरण में जो हमारी वैल्यू है उसको इंक्लूड नहीं करिए, क्योंकि हम सिर्फ ओनली कंसिडरेशन जो पे करिए सिर्फ उसी को आपको देखना चाहिए। सर, दूसरा सवाल ये था कि जो अलविंदर और आकृति जी का जो हमने बताया था कि उनका क्या रिलेशनशिप है, उन्होंने ये कहा है कि वो कंपनी लॉ के हिसाब से वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, ना कोई की मैनेजरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो हम उसके लिए लॉ के हिसाब से बाध्य नहीं है उसको बताने के लिए। उसी के साथ साथ उसी प्रेस रिलीज में अलग एक और प्रेस रिलीज में उन्होंने ये बोला है कि ये जो रिलेशनशिप है ये पूरा, अगर आप एक तरफ बात कर रहे हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, सर उन्होंने एक लाइन लिखी है उसमें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। आप बात कर रहे हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो क्या गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते ये शेयर होल्डर्स को ये जानने का अधिकार नहीं है कि ऐसा रिलेशनशिप, अब भले की मैनेजर टॉप लेवल पर, डायरेक्टर पे लेवल पर नहीं है, पर फिर भी क्या ये उच्चतम लेवल पर तो फिर भी ये रिलेशनशिप है, तो क्या शेयर होल्डर्स ये उनके लिए राइट नहीं है कि उनको ये जानना चाहिए? उसी के साथ साथ सर, अब ये जो अर्निंग्स कॉल की जो हमने बात करी सर, उसकी एक स्पेसिफिक लाइनिंग है, वो इस लाइनिंग्स की वर्ड में आपको जरूर बताना चाहूंगा। वो इंग्लिश में इस तरीके से लिख रहे हैं, इवन दो वी वर नॉट रिक्वायर्ड टू डू कॉन्फ्रेंस कॉल एज पर लॉ, वी वॉलेंटरी वांटेड टू डिस्कस। वो ये कह रहे हैं कि लॉ हमको कोई नहीं बोलता कि हम अर्निंग कॉल्स करें, पर फिर भी हमने वॉलेंटरी करी। तो सर, एक जो हमने पहले उस समय बोला था कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे अगर सर आप अभी अगर अर्निंग्स कॉल के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम आता है। ऑर्गेनाइजेशन नेम जो पहले अगर था वहां पे ये मैंडेटरी फील्ड था, अब ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये जो बोल रहे हैं कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स सब लॉग इन कर सकते हैं, तो अगर आपको फ्रीली ओपन रखना है तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन नेम का पहले मैंडेटरी फील्ड इसको रखने की जरूरत ही क्या थी पहले भी, और अब भी ऑर्गेनाइजेशन नेम की जरूरत ही क्या है? इसी के साथ साथ सर, इन्होंने 2-3 बार ये सेम चीज हाईलाइट करी है कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर, ये वाली चीज हम तो क्लैरिफिकेशन उस समय से मांग रहे थे। आप इन्वेस्टर्स, कितने सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ये सब चीजें फैक्ट सुन के वो भी हैरान थे कि यार ऐसा भी है क्या? तो क्या ये सब चीजें उनको और अच्छे से क्लैरिफाई और पहले नहीं कर देनी थी, अभी उसकी करने की जरूरत क्या थी? तो सर, बेसिकली यही सारे जो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, और इस पे ये जो हमारा आंसर है वो ये निकल के आई है। सर, ये डील कब आई थी अरमान, ब्लिंकिट की? 24 जून को सर, उसमें एक्विजिशन की डिटेल्स आई थी, एक्विजिशन की डिटेल्स, इतनी डिटेल्स आई थी। और उसके बाद कौन और उसके बाद फिर उसके बाद ये जो क्लैरिफिकेशन आया ये 1 अगस्त को आया, और फिर आज फॉलो अप कुछ कल कुछ क्लैरिफिकेशन था और आज उसमें ऐड ऑन उन्होंने किया। तो अगर ये बात कर रहे हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की, जैसे हाईलाइट करें, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं थी पर हमने करा। एक तो ये नॉर्म है, हर कंपनी जब भी कोई भी बड़ा एक्विजिशन करती है, खैर ये लोग पहली बार लिस्ट हुए तो शायद इनको आदत नहीं है क्लीन डिस्क्लोजर्स करने की और ओपनली डिस्कस करने की डिटेल, तो वो चलिए समझ में आता है कि पहली बार लिस्टिंग के बाद आप बड़ी एक्विजिशन कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है। बट हर कंपनी, निफ्टी को हो किसी भी साइज की हो, कभी भी अगर कोई एक्विजिशन करती है और बड़ा एक्विजिशन करती है तो वो कॉल करती है, क्योंकि काफी सारे सवाल होते हैं। आप डिस्क्लोजर में ये सारे सवाल नहीं दे पाते हैं, उसके जवाब नहीं दे पाते हैं, वैल्यूएशन को लेकर भी हर बार सवाल उठते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात उन्होंने नहीं करी है कि इन्होंने कॉल कर दी, पर ये 24 तारीख को ये डील आई थी। और इनका क्लैरिफिकेशन कब आ रहा है? अभी 1 अगस्त को आया है, और कुछ क्लैरिफिकेशन आज आया है, कुछ कल आया है, 6 हफ्ते बाद सर। और एग्जैक्टली मतलब आप लाइन बार बार ये बोल रहे हो, आपने प्रेस रिलीज में क्लियरली लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स। तो क्या ये जो चीजें हैं ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नहीं आती है?
एक्सेस नहीं दे रहे उन्हें। ये सर, ये ऑर्गेनाइज, अब वो ऑर्गेनाइजेशन नेम पे उन्होंने मैंडेटरी रख रखा था, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप उसमें एनए डाल दीजिए, रिटेल इन्वेस्टर डाल दीजिए तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। पर अगर तो पहले तो रखा ही जरूरत ही, अगर देनी थी एक्सेस तो क्यों ना रखा। राइट अनिल जी, ये समझ में आई बात? इस पर इन्होंने इतने सारे सवाल उठाए और उसके बाद एक्सेस नहीं देनी थी। चलिए ठीक है, एटलीस्ट कंपनी की तरफ से कुछ तो कदम उठाए जाने, जैसे अनिल जी कह रहे हैं, दे रहा है दुरुस्त है। एटलीस्ट इस बार थोड़ी तो क्लैरिफिकेशन उन्होंने डाली ही है जोमेटो को लेकर। आइए एक बार राय ले लें जोमेटो पर शरद जी की। शरद जी, काफी करेक्ट हुआ। अब ऑफ कोर्स नतीजों के बाद स्पेशली फूड डिलीवरी बिजनेस जो इनका एबिटा पॉजिटिव हो गया, वहां से थोड़ा एक्शन भी आते हुए दिखा है। क्या राय बनती है 55 के लेवल पर जोमेटो पर? अभी भी अगले 2 साल कंपनी लॉस ही रिपोर्ट करेगी, तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेट्रिक्स पे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, मुझे लगता है ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट में कोई हड़बड़ा के इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 साल तक अभी भी नेट लेवल पे लॉस ही आने वाला है। एबिटा लेवल पे एक क्वार्टर में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत अच्छी बात है, बट अब ब्लिंकिट के मर्ज नंबर्स वगैरह कैसे आएंगे नहीं आएंगे आने वाले समय में, वो सब चीज़ें देखने के बाद समझ में आएगा। कुछ चार्जेस वगैरह भी अब इंक्लूड कर रहे हैं ब्लिंकिट वगैरह में, तो उसका भी थोड़ा फायदा इनको मिलना चाहिए। बट जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेट्रिक से इन्वेस्ट करते हैं, उनको अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये सब होने के बाद भी अगले 2 साल प्रॉफिट में तो आने वाली है नहीं कंपनी। तो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा टाइम लगेगा कंपनी को आने में, बट ऑफ कोर्स नतीजों पर बाजार का रिएक्शन इस बार तो पॉजिटिव रहा है। ब्रोकरेज भी थोड़ा इस पर फेवरेबल व्यू बना रही है। तो जोमेटो रखिए इस पर नजर, और कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आई। अब देखते हैं आगे भी अगर ऐसी ओपननेस बनी रहेगी इनकी तरफ से या नहीं। पर तब तक रिकवरी के मूड में जो कुछ और काउंटर्स दिख रहे हैं वहां पर भी एक बार नजर डाल दीजिए। ट्रेंड में भी थोड़ी खरीदारी अब आपको होती हुई दिख रही है। ये स्टॉक भी मोमेंटम में आए, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। स्पाइक ट्रेंड के चार्ट में आपको आते दिखा है। थोड़ा ऑटो स्टॉक्स भी अब रिवर्सल के मूड में आ रहे हैं। हल्की मुनाफा वसूली हुई थी, अब खरीदारी आ रही है। आइशर मोटर्स थोड़ा मोमेंटम आपको इस समय पकड़ते हुए दिख रहा है। वागले साहब जरा देखें सर, आइशर मोटर्स के चार्ट पर अभी थोड़ा मोमेंटम पकड़ा है इसने। दीपांशु, लेकिन फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस 50-60 रुपए नीचे होना चाहिए आइशर मोटर्स में, तो मैं अवॉइड करूंगा। हाँ, लेकिन थोड़ा अपसाइड डेफिनेटली है, 3160 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए आइशर, जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी फोकस में आ रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक में जस्ट अभी मोमेंटम बन रहा है और वैसे स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक का भाव चल रहा है 150 रुपए। स्टॉक का नाम है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में है और अभी ये कल का हाई ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे सीएमबी पे स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का ट्रेंड तेजी का है। स्टॉक के अंदर पिछले कई हफ्तों से एक तेजी का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 143-144 के पास है। 144 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 158 रुपए से लेके 162 रुपए तक के लेवल उषा मार्टिन में 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। 144 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 162 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। उषा मार्टिन लंबे समय बाद सुमित जी की रिकमेंडेशन लिस्ट पर यह काउंटर आया है, बट इस पर रखनी है नजर, एक्शन में आ रहा है। उषा मार्टिन करके चलें इस पर खरीदारी। ब्रॉडर मार्केट के कुछ स्टॉक्स पर रखिए नजर। जीएमएम फॉडलर, इस पर देखिए 11% का उछाल आ रहा है। लंबे समय से ये भी रेडार पर नहीं रहा है, बट आज जीएमएम फॉडलर मूवमेंट दिखा रहा है और अच्छी मूवमेंट इस समय दिखा रहा है। ये काउंटर इनफैक्ट सिमी जी की आज लॉन्ग टर्म पिक भी था। 1650 पर उन्होंने रिकमेंड किया था 1800 के टारगेट के लिए। 1750 तो आज ही आ गया जीएमएम फॉडलर पर। कुणाल जी जरा चार्ट देखें, लंबे समय से ये काउंटर भी डिस्कस नहीं हुआ है और आज तो बड़ी मूव दिखा रहा है सर। देखिए 2 सत्र पहले ब्रेकआउट आया था दीपांशु, और आज बहुत जबरदस्त बिल्डअप स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, लग रहा है कि ये स्टॉक 1800 की रेजिस्टेंस को पार कर लेगा। और सीबी जी ने आज खरीदारी की भी राय दी थी, तो 1800 का लेवल पार हो तो मुझे लगता है कि फिर 2100 के लेवल्स दोबारा आते हुए दिखेंगे। तो ये काफी बड़ा मोमेंटम इसमें है, लेकिन रेजिस्टेंस अब करीब है, तो बहुत एक टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें अगर आपने कल या आज खरीदा है। और साथ में 1800 के आसपास मुनाफा बांधना चाहिए। 1800 का लेवल पार हुआ तो फ्रेश एंट्री के सिग्नल्स आएंगे और फिर 2000 के पार ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके, तो 2000 तक जा सकता है थोड़े और अगर ये अपसाइड सस्टेन करती है। जीएमएम फॉडलर, इसको रखें अपने रेडार पर। आइए हिमांशु जी की तरफ से एक कॉल आ रहा है, बिगुल उनके लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर।
दीपांशु, एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है कॉनकॉर में 720 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है यहाँ पर, जो कि लगभग 32-33 रुपए के आसपास है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 24 रुपए का, टारगेट रहेगा 50 रुपए का पहला टारगेट और 60 रुपए का दूसरा टारगेट। कॉनकॉर में 720 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। दीपांशु, एक मच अवेटेड ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में हमने देखा कि स्टॉक ने कुछ दिनों पहले भी एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था 700 के ऊपर, वहां वो रुकता हुआ नजर आया और आज यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फिर से ब्रेकआउट क्लियर कट निकलते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब यह है कि स्टॉक अब यहां से 750 और 775 रुपए तक की मूव दिखाने के लिए तैयार है। बहुत ही अट्रैक्टिव रिवॉर्ड टू रिस्क है इस करंट स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि कॉनकॉर में खरीदारी करके चला जा सकता है और 720 की जो स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन है उसमें अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। कॉनकॉर इस पर रखिए नजर। आई थिंक परसों इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। 720 की कॉल खरीद कर आप चल सकते हैं। आइए नतीजों की बात निकली है, तो इंटरग्लोब एविएशन इसके भी आने वाले नतीजे एक बार कल? हाँ कल आएंगे। और हमने देखा है रिसेंटली कच्चे तेल के दाम तेजी से गिरे हैं। ऑफ कोर्स एयरलाइंस पर ऑक्यूपेंसी तो बढ़िया चली रही है। कैसे रहेंगे नतीजे, कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए। देखिए, बिल्कुल तिमाही आधार पर नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर ही रहने का अनुमान है, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से ओपनिंग अप के बाद और जो समर सीजन था, वेडिंग सीजन था, उससे कंपनी के लिए ओवरऑल एयर ट्रैफिक में तो काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिले, जिस वजह से टॉप लाइन में काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। लगभग 37% की ग्रोथ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। 10,956 करोड़ कंपनी अपना रेवेन्यू दर्ज कर सकती है। इनफैक्ट कंपनी की जो एबिटडा है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो करीबन 2.1% मार्जिन थे पिछले तिमाही में, और इस बारी 4.5% के मार्जिन कंपनी क्लॉक इन कर सकती है, यानी कि मार्जिन ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिख सकती है। जहां तक कंपनी के घाटे की बात है, 1682 करोड़ का घाटा था पिछले तिमाही में, और इस बारी हम घाटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1200 करोड़ रुपए का, तो यानी कि लगभग 400-450 करोड़ रुपए घाटा कंपनी का कम होता हुआ दिख सकता है। पैसेंजर लोड फैक्टर्स डेफिनेटली 82% पर हमारी आने की उम्मीद है। पिछले तिमाही में यही आंकड़ा 76.5% का था, तो यहाँ पर एक इंक्रीज है। बट आउटलुक ये देखना होगा कि इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर किस तरह का आगे जो है इनकी बुकिंग्स आती हुई नजर आती है। ये बताएंगे आउटलुक आगे का। इंटरनेशनल ट्रैवल पर तो सर अब बताना चाहिए लार्जली, क्योंकि आई थिंक काफी ग्रोथ हो रही है वहाँ पर, और बाहर भी तो वहीं से आएगा, मतलब ग्रोथ हो बढ़िया। लोकल तो जो ट्रैवल कर रहे हैं कर ही रहे हैं। तो इंडिगो के रिजल्ट्स आएंगे कल, उम्मीद तो अच्छे नतीजों की दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। नतीजों के पहले आप में से किसी का मन है खरीदने का चार्ट के हिसाब से तो बता दीजिए, अदरवाइज तो मैं तो शरद जी से ही पूछूंगा। शरद जी, इंडिगो कोई खास वजह है खरीदने की आपको लगता है, या जाने दे? ये तिमाही के नतीजे तो लगभग फ्लैटिश से ही रहने चाहिए, और हमारे उम्मीद के हिसाब से भी वैसे ही रेवेन्यूज वगैरह फ्लैटिश ही रहने चाहिए, कोई खास ग्रोथ नहीं आएगी। बट फॉरवर्ड कमेंट्री में ये मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी बढ़िया रहनी चाहिए। और एयरलाइंस में अगर आपको बेट करना है तो मेरे ख्याल से अगर आप इंटरनेशनली भी कंपेयर करेंगे तो इंडिगो से बेटर आपको एयरलाइन स्टॉक खरीदने के लिए नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया प्ले है, क्योंकि स्पाइस जेट पे जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आई है, हालांकि वो 50% कैपेसिटी पे ही ऑपरेट कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई साइड पे कोई कर्व नहीं आएगा, बट सेंटिमेंट वाइज थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंडिगो एक डिसेंट बेट है इन वैल्यूएशंस पे, 22-23 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, और जैसे जैसे ये हालात सुधरते वैसे वैसे काफ़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए नंबर्स में आने वाले समय में। ये फोन उठा के बात कर लो, अगर घर से फोन हो तो सीधा इंडिगो की फ्लाइट लेके मुंबई आ जाओ, 2-4 दिन हमारे साथ यहीं रहना आराम से। बॉस का तो कोई खास चिंता करने की बात नहीं, जॉब मार्केट बहुत हॉट है, आराम से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन घर का हो तो वो तो आप बदल नहीं सकते ना बार बार हर रोज। चलिए, हम तो मौके ढूंढते कहीं कहीं थोड़े बहुत हल्के फुल्के मिल जाते, ऐसे क्षण मिल भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं, बिना ढूंढे मिल जाते हैं। तो आपने हमें मुस्कुराने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। शरद जी भी सोच रहे कहाँ फंस गया, कहाँ फंस, सच में उठा ही लेता। चलिए तो बढ़ते आगे, और फिलहाल बाजार 17,400 के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, फिर भी मजबूती के साथ है। और बैंक निफ्टी भी 38,000 के ऊपर टिके हुए हैं, मजबूती के साथ टिके हुए तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छी तेजी के साथ बने हुए हैं इस वक्त। आइडिया, वोडाफोन आइडिया नतीजों के पहले बड़ा मजबूत हुआ है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, और जबरदस्त मजबूत कॉल्स भी आ रहे हैं फाइनली इस पे, कॉल्स भी आ रहे हैं। सुबह किरण जी ने भी रिकमेंड किया था, बसिन साहब भी 8.5 रुपए के आसपास रिकमेंड कर गए थे, वहां से 1 रुपया बढ़ गया है। अब आइडिया के भी आएंगे कल नतीजे, और बता रहे हैं कुशल ही हमें नतीजे कैसे रहेंगे। कुशल बताइए।
सो नंबर्स आज आने वाले हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो आय फ्रंट पर थोड़ी सी बढ़त रह सकती है, करीबन 1% की 10,310 करोड़ पर, और ये सारे के सारे नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हैं। इनफैक्ट कंपनी की अगर आप एबिटा लेवल देखें तो लगभग 3.6% की गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 4,480 करोड़ पर, और कंपनी की मार्जिन्स 45.4% से गिरकर 43.5% रह सकती हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो घाटा है 6560 करोड़ पर हम रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स जो पिछली तिमाही में था, और कंपनी की आरपू यहाँ पर बढ़त रह सकती है करीबन 1.5 से 2% की 126 रुपये पर कंपनी आरपू भी बता सकती है। डेफिनेटली यही देखना है कि जो 30 लाख कस्टमर एग्जिट्स हुए हैं Q1 में, उसको आरपू जो है कितना बीट कर पाता है या ऑफसेट कर पाता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। और आगे के लिए जिस तरह से 5G ऑक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसको लेकर क्या कॉमेंट्री रहेगी, और साथ साथ आरपू कंपनी कितना और बढ़ाना चाहती है, प्राइस हाइक्स कितने लेने वाली हैं, ये सब चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। वोडाफोन आइडिया, इस पर रखनी है नजर, रेडार पर वापस आ गया है बाजार के। एक बार शरद जी से भी पूछते हैं, आज सुबह किरण जी तो खैर कह ही रहे थे कि 11 तक के टारगेट्स इस पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ सकते हैं। शरद जी कोई राय? वैसे तो लगातार लॉस इस पर आ ही रहा है, बट थोड़ा बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्योंकि 5G ऑक्शन में भी इन्होंने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करा है। एक्सपेक्टेशन भी है कि शायद थोड़ा आगे जाके सिचुएशन सुधर जाए, फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, बताएं सर। देखिए अभी तो इस क्वार्टर तो लॉस ही आएगा, और अभी तक जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि अगले 2-2.5 साल भी लॉस ही रिपोर्ट करना चाहिए कंपनी को पैट के लेवल पे। तो मुझे लगता है कि बेटर होगा आप उस टाइम का वेट करें जब तक कंपनी वापस प्रॉफिट में नहीं आ जाए। और जहां तक अर्निंग्स ग्रोथ और सब चीज का सवाल है, मुझे लगता है अगर आपको बेट करना है तो या तो आप रिलायंस के थ्रू बेट करिए, या भारती हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी टेलीकॉम स्पेस को प्ले करने के लिए। बेटर बेट रहेगी, वहां पर रखनी है नजर, बट रखिए नजर वोडाफोन पर भी। कल इसके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। इस बीच BEML, इस पर भी थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। बंसल जी जरा चार्ट्स पुल अप करें, मैं आपके पास आ रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने BEML के डीमर्जर पर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं, तो डीमर्जर का रास्ता एक तरह से आपको साफ होते हुए दिख रहा है जहां तक BEML का सवाल है। स्टॉक भी थोड़ा आपको एक्शन में आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है डीमर्जर के लिए। इनके जो लैंड एसेट्स हैं वो आपके लिए अलग किए जाएंगे, और फिर जो कोर बिजनेस है वहां पर आप विनिवेश होते हुए देखेंगे। बंसल जी, BEML सर। दीपांशु, राइट पॉइंट पे आपने इसको हाईलाइट करा है। 1365 का इसने एक लेवल तोड़ा है, टर्न अराउंड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी समय से करेक्शन पे चल रहा है और काफी लोगों ने ऊपरी स्तरों का लिया हुआ है, तो इन स्तरों पे फ्रेश खरीदारी जिन्होंने लिया हुआ है उनको एवरेजिंग की राय है। और दीपांशु, बाय एंड होल्ड करना चाहिए। एक बार 1500 के लेवल आएंगे तब रिव्यू करेंगे। तो एज ऑफ नो खरीदारी की राय है BEML में। आपके लिए BEML स्टॉक भी खबर के दम पर देखिए रिएक्ट कर रहा है, 1400 के पार आपको जाते हुए दिख रहा है इस समय। आइए, कैश का ऑप्शन हमारे साथ तैयार है जय ठक्कर। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है आपकी राय? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीप, मैंने सुबह बैंक निफ्टी का एक पुट ऑप्शन रेकमेंड किया था, बट देन बैंक निफ्टी में तो बहुत ही अच्छा हमें रिवर्सल रैदर देखने मिला, जिसके कारण ही निफ्टी भी ऊपर आया दीप। बट देन ऑन द सेम साइड अगर आप देखें तो 17,400 के लेवल्स निफ्टी निकाल नहीं पा रहा है। निफ्टी को कहीं ना कहीं वहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। बैंक निफ्टी समहाउ 38,000 के लेवल्स निकाल भी रहा है, उसके ऊपर आप देखें तो सस्टेन भी कर रहा है। मतलब अच्छा खासा मूव 38,180 तक के लेवल्स तक हमें देखने में मिला स्पॉट में, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। इनफैक्ट कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी आपको ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। बट देन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी भी देखा जाए दीप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1:1 के जैसा है काइंड ऑफ सो मैं आउट ऑफ द मनी का एक ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ हीरो जीरो ट्रेड। सो 113 पर अभी मिल रहा है आपको 38,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 113 पर, एंड मतलब वही 113 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हुआ। देन टारगेट ऊपर में जो हो सकते थे यहाँ पे वो रहेंगे 254 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 329। सो ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है बैंक निफ्टी का 38,300 का कॉल 113 पे। 38,000 के ऊपर कल भी अगर हमें मूव फर्दर देखने मिला, आज तो देखने मिल ही रहा है, अगर कल भी फर्दर अगर 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है, एंड जो हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी लाइक स्टॉक्स लाइक कोटा कहना एक्सिस में भी एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल जो आपको बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा अब सीधा
वो रहेगा 38,600 और 38,750. So bank nifty can touch these levels on the upside, so there can be almost 600 to 750 points move from 38,000 levels. कल का एक और दिन अगर 38,000 के ऊपर हमें मूव देखने मिला तो दीपांशु एक अच्छा खासा 750 पॉइंट तक का भी तेजी देखने मिलेगा, इसलिए 38,300 के स्ट्राइक का कॉल रेकमेंड किया है आउट ऑफ द मनी. बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी 38,300 की कॉल खरीद कर चलें. कन्विक्शन दिखा रहा है जय का, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी पर आप एक्शन यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. 38,300 की कॉल खरीद कर जाएं. आइए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं बाजार के, थोड़ी देर में लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी और फिर जानेंगे किस तरह से आपको कल के लिए पोजीशन बनानी है या फिर कैरी फॉरवर्ड करनी है या नहीं. बट आईडीएफसी पर रखिएगा नजर, जो विनिवेश के माफ कीजिएगा, जो आईडीएफसी एएमसी की बिकवाली के लिए जो मंजूरी इन्हें मिल गई है, उसके बाद स्टॉक में और जबरदस्त एक्शन आ रहा है. अब 60 के भी पार आपको जाते हुए दिख रहा है. जस्ट डायल ये अच्छे एक्शन में, इंडिया मार्ट में थोड़ी मूव दिख रही थी, पर वागले साहब आज जस्ट डायल में अच्छा एक्शन आया सर. 7% ऊपर है जस्ट डायल का शेयर, जरा देखें. दीपांशु, एक रेंज ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं वो हुआ है. पिछले लगभग 3-4 हफ्तों का मल्टीपल टॉप्स इसने क्लियर किया है. 600 के आसपास है, 600, 605. तो और ये मोमेंटम कंटिन्यू होना भी चाहिए. मुझे लगता है 650 इवन 660 तक जाने के लिए तैयार है और आपका स्टॉप लॉस 600 के नीचे का होना चाहिए आपके लिए. जस्ट डायल जिस पर रखनी है नजर. आइए, 3:20, आखिरी 10 मिनट लेते हैं अनिल जी से मार्केट स्ट्रैटेजी. सर कोई बदलाव नहीं है. डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे था 2:30 बजे, 150 पॉइंट नीचे अभी भी सर. नैस्डैक फ्यूचर्स में भी करीब 1% की गिरावट है. यूरोप के बाजारों में हल्की गिरावट आपको दिख रही है. तेल 100 के नीचे है, रुपया मजबूत है. हमारे बाजार भी अच्छे हैं और 38,200 के आपने बात करी थी, 38,180 का हाई बैंक निफ्टी ने बनाया उस लेवल से. तो हमारी राय में भी कोई बदलाव नहीं है. नोट ऑफ ऐसे थोड़ी मुनाफा वसूली आ गई सर, हल्के हो गए बाजार में. तो ठीक है, थोड़ी बहुत आएगी वो, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर रोज कुछ न कुछ आपको एडवाइस देना ही है. अच्छा, आपको करना जरूरी हो सकता है, हमारा एडवाइस देना तो जरूरी नहीं है. करेक्ट. सो बहुत सारी चीज़ें मूविंग है. तो जिस लेवल पे आप हैं, जिस तरह से चाइना ताइवान एक आध दिन नहीं करेंगे, ओवरनाइट कम से कम रखेंगे तो बेहतर है. बिल्कुल, इसलिए क्योंकि कल देखो गैप तो मिलना चाहिए. अब वो 100-150 या तो ऊपर मिल सकता है या 100-150 नीचे मिल सकता है, या तो 17,150 17,200 आ जाए, या फिर आपका 17,450 17,500 आ जाए. तो 200 से 500 की रेंज बीचों बीच में आप बंद हो रहे हैं. तो इसलिए मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसी भी तरफ कहीं 60-70% आपको चांस लगता हो कि नीचे का है, तब तो आप शॉर्ट करें. 70% चांस लगता होगा ऊपर खुलने का, तब तो आप लॉन्ग करें. जब चांस 50-50 हो, भगवान जाने क्या होगा, और ऊपर से डाउ फीचर आपको कंफर्ट नहीं दे रहे, तो लॉन्ग आप करने का मन नहीं है. एग्जैक्टली. शॉर्ट आप कर नहीं सकते क्योंकि क्लोजिंग आपकी और आज का मार्केट जिस तरह से रिकवर हुआ है, तो वो डर लगता है. बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए, डाउ फ्यूचर को देखते हुए लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लेने में कोई हर्ज नहीं. एक तरफा तेजी हुई है, कल चाहिए तो फिर 100 पॉइंट ऊपर ले लेंगे. सो मैं लॉन्ग करके फ्रेश लॉन्ग करने की राय तो नहीं दूंगा, भले सब कुछ मजबूत दिख रहा है. शॉर्ट करने की रिस्क 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ की है, अगर आप करना चाहें तो. नहीं तो कुछ भी ना करें, ज़्यादा बढ़िया है. कल की कल देखी जाएगी. सिंपल सी ये चीज़ है, आराम करिए. चलिए, रिस्क ले सकते हैं तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए ना, कोई बात नहीं. अच्छा मुनाफा मिल रहा है, अच्छे लेवल्स आपको मिले हैं, कन्विक्शन भी है बाजार में. थोड़ी पोजीशन हल्की रखेंगे तो भी परेशानी की बात नहीं है. बट अनिल जी, रुपए पर रखिए नजर सर. क्या जबरदस्त रिकवरी हमने आती हुई दिखी है. करीब 2-2.5% निचले स्तरों से रुपया शानदार रिकवरी के मूड में आपको आते हुए दिखा है. 5 हफ्ते की ऊंचाई पर रुपया आइए आज ही जान लेते हैं. 0.5% मूव आई है नेहा के साथ. नेहा, थोड़ी रिकवरी तो हमने देखी थी, बट इतनी बड़ी मूव एक दिन में क्या चल रहा है यहाँ पर? इनफैक्ट दीपांशु, आपको और दर्शकों को भी याद दिला दूं कि शुक्रवार को भी हमने इसी तरह की जबरदस्त स्ट्रेंथ 58 पैसे की स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी, जो कि अक्टूबर 2020 से पहले के बीच में हमने कभी आते हुए नहीं देखी थी. और उसी दिन भी ये कहा था कि यहां से रुपए में स्ट्रेंथ दिखेगी, $1.79 एंड इवेंचुअली 78-80 तक जाएगा, और हूबहू वही होता हुआ दिखा है. तो क्लियरली जी बिजनेस के व्यूअर्स को हुआ है फायदा, क्योंकि हमने टाइमली उसमें एक एनालिसिस कर ली थी. अभी 5 हफ्ते के हाइस पर है. हाँ, आज हमने ओपनिंग ही इसकी 79 के नीचे होते हुए देखी, और फिर हमने देखा कि आज दिन के दौरान 42 पैसे तक की स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है.
रिकॉर्ड जो निचला स्तर हमने 19 जुलाई को 80 के पार देखा था, वहां से 2% की रिकवरी आ चुकी है। अब प्राइमरीली कारण क्या है जिसकी वजह से हमने स्ट्रेंथ आती देखी? सबसे बड़ा कारण तो डॉलर इंडेक्स है, 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है, अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है, उस वजह से हमने रुपए को यहां मजबूती आते हुए देखी है। ग्लोबल मार्केट में या घरेलू इक्विटी मार्केट्स में अच्छी स्ट्रेंथ है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। अर्थशास्त्री तो बता ही चुके हैं कि भारत में मंदी के जो आसार हैं 0% है। माननीय वित्त मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है और बहुत रेजिलियंस और बहुत कॉन्फिडेंस जताया भारत की इकोनॉमी में। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, अच्छा खासा प्रेशर बना है, उसका फायदा मिला है। आज जितनी बड़ी करेंसीज हैं, फिर चाहे आप येन ले लें, यूरो, पाउंड ले लें, सब 4 से 6 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है। एफआईआईज की खरीदारी लौटती हुई दिखी। इनफैक्ट मैं आंकड़े देख रही थी, जुलाई में इस साल अब तक सबसे कम बिकवाली हमने 6,570 करोड़ की बिकवाली हमने कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से होते हुए देखी है। और एक आंकड़ा जो बहुत इंटरेस्टिंग था, सीएफटीसी की मैं पिछले हफ्ते की रिपोर्ट देख रही थी, वहां पे जो स्पेकुलेटर्स की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशंस हैं डॉलर इंडेक्स की, वहां ट्रिमिंग होते हुए दिखी है। ऑलमोस्ट 2.5 से 3.25% वैल्यू वाइज देखा जाए तो $18.46 बिलियन वर्थ की यहां पर हमने देखा नेट लॉन्ग पोजीशन होल्ड की है, जो वीक ऑन वीक तकरीबन 0.3% घटी है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनके चलते हमने रुपए में स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। और एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि आप और ₹1 की स्ट्रेंथ के लिए डॉलर के सामने तैयार रहिए, जो छोटी अवधि में ही आपको देखने को मिलेगी। चलो फाइनली थोड़ा रिलीफ तो करेंसी मार्केट्स में आ रहा है। जिस तरह से भारी गिरावट हुई थी, अब पुल बैक भी आपको अच्छा दिख रहा है और यहां से भी अच्छा पुल बैक और दिख सकता है। फिलहाल 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है रुपया। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और रुपए पर पूरी डिटेल्स देने के लिए। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, और वो दे रहे हैं जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, 1880 के स्ट्राइक का कोटक बैंक का कॉल खरीदना है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में यही एक है जो अंडर परफॉर्म किया काफी समय तक। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मूव आ सकता है, तो 48 पर खरीदे 1880 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 34 रुपए पर। सो 48 पे खरीदे, 34 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट ऊपर में दीपांशु बन रहा है इसका 67 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 82। सो 67, 82 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है कोटक का कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में 1850-60 के ऊपर ये स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया है, नेक्स्ट लेवल विच वी कैन सी ऑन दी अपसाइड व्हिच वुड बी नियरली अराउंड 1950, 1950 तक की अभी जगह बन गई है कोटक बैंक में पोजिशनली। कोटक बैंक इस पर रखी नजर। 1880 का कॉल खरीदना है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपके लिए खरीदारी की राय आई भी थी और स्टॉक भी आपको जबरदस्त मोमेंटम में दिख रहा है। नितिन जी ने को 1900 का कॉल पसंद था, जय को 1880 का कॉल पसंद है। एक कैश स्टॉक जेके टायर, जरा इस पर डालिए नजर। 12% ऊपर आपको, सॉरी 9% ऊपर आपको इस समय दिख रहा है। 2-3 दिनों में 12%, 13% की मूव इस पर आती हुई दिख रही है। जेके टायर में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आ जाए। सुमित जी क्या चल रहा है जेके टायर के चार्ट में? पिछले 2-3 दिनों से इनफैक्ट सर काफी अच्छे मोमेंटम में रहा है। बिल्कुल दीपांशु, और आज का मूव तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक एक अच्छा खासा तेजी पकड़ लिया है, 200 डीएमए भी तोड़ा है, तो ये एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल सकती है 135 से 140 रुपए तक। फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड कर सकते हैं, डिप्स पे खरीदारी करना होगा, लेकिन एक्जिस्टिंग पोजीशन जरूर होल्ड करें। 121 122 रुपए का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में 135 से 140 रुपए तक के लेवल इसी हफ्ते में फिर जेके टायर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो जेके टायर यहाँ पर आपको एक बड़ी वाली मूव आती हुई दिख रही है, इस पर भी रखनी है नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और एंड में आखिरी 10-15 मिनट में आपने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है, इसलिए बाजार नीचे आए हैं। 17,300 पर आप निफ्टी क्लोज होने की तैयारी दिखा रहा है। एंड में आपने थोड़ी मुनाफा वसूली बाजार में जरूर आते हुए देखी है, बट आज कई सारे विनर्स रहे हैं जिन्होंने बाजार को बढ़िया सहारा दिया है थ्रू द डे, और एक्शन वहीं पर रहा है। बैंक्स, इंडसइंड सबसे आगे था, 2.25% ऊपर टॉप गेनर रहा। HUL की तरफ से अच्छी खरीदारी आई। कोटक बैंक, SBI यहाँ पर अच्छी मूवमेंट दिखी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों भी एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे थे। मारुति में 1.5% की फ्रेश खरीदारी थी, साथ ही एशियन पेंट्स अच्छे मोमेंटम में रहा। NTPC, ग्रासिम, JSW स्टील, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स में भी आपने पॉजिटिव रुझान बनते हुए देखा। दूसरी तरफ गिरावट UPL में कॉन कॉल के बाद थोड़ा स्टॉक फिसला है, 4% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प कमजोर बिक्री के आंकड़ों के बाद 2.5% की गिरावट यहां पर रही। ब्रिटानिया में भी आपने कमजोरी देखी। HDFC और HDFC बैंक आज सुस्त थे।
आईसीआईसीआई में भी कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। इन्फोसिस, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, साथ ही टीसीएस, एचसीएल टेक, यहाँ पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, जबरदस्त छलांग आपने आती हुई देखी, जहाँ तक पीएसयू बैंक्स का सवाल था। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, इन सभी में अच्छी खरीदारी रही। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज फिर से एक्शन में थे। बोजो पेंट्स, औरबिंदो फार्मा, निपॉन लाइफ, इंटरग्लोब एविएशन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, अपोलो टायर्स, आरबीएल, एलआईसी हाउसिंग और ग्रैन्यूल्स, यहाँ पर भी आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। पर उसके सामने एस्कॉट्स, कल हमने देखा था कमजोर बिक्री के आंकड़े आए, उसके बाद कमजोर नतीजे आए और दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए 6.5% ये स्टॉक टूटा है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में भी आपने 5.5% की गिरावट देखी है। अशोक लेलैंड, इस पर भारी गिरावट थी। इंडस टावर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, नतीजों के बाद ये स्टॉक भी आपको फिसलते हुए दिखा है। कोफोर्ज, डेल्टा कॉप, आईसीआईसीआई प्रू, बिरला सॉफ्ट, जी एंटरटेनमेंट और जीएसपीएल जैसे काउंटर्स में भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। नजर रखिएगा किस तरह का एक्शन अभी आगे दिखाएंगे। कैश मार्केट की तरफ आएं और आज का स्टार ऑफ कोर्स था आपके लिए जोमैटो। 20% का सर्किट कंपनी में लगते हुए दिखाया। अच्छे नतीजे थे, तिमाही दर तिमाही के आधार पर भी आपने देखा घाटा कम हुआ है। ईयर ऑन ईयर तो ऑफ कोर्स बढ़िया नतीजे थे ही, और साथ ही फूड डिलीवरी बिजनेस में आपने एबिटा ब्रेक इवन आते हुए देखा। इसके अलावा कई सारे और कैश काउंटर्स थे जो बजिंग थे। नतीजों का भी रिएक्शन आपने अक्रॉस द बोर्ड देखा है। कंजा नेरलैक कल के बाद आज भी बड़ी छलांग लगाता हुआ 16% ऊपर। येस बैंक में आपने खरीदारी देखी है। जीएमएम फॉडलर, स्पाइस जेट आज 10% ऊपर था। नजारा कल 20% सर्किट लगाने के बाद आज 10% ऊपर रहा। पीबी फिनटेक में अच्छी खरीदारी थी। वेंकीज, कुणाल जी का आज का पिक ऑफ द डे, आज ही 8% तेजी दिखाता हुआ अच्छा खुला और अच्छी क्लोजिंग दिखा रहा है। जेके पेपर लगातार 2-3 दिनों से इस पर अच्छी खरीदारी है। आज भी आपने अच्छी मूव देखी। कल हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी और काफी बुलिश उनका फ्यूचर आउटलुक निकल कर आया था। अवंती फीड्स 5% ऊपर ये है। जस्ट डायल, बालाजी अमाइंस, यहाँ पर लगातार दूसरे दिन खरीदारी आप देख रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा में भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। इजी ट्रिप प्लानर्स 4%, नतीजों के बाद ये स्टॉक फिसला है। थायरोकेयर, आरती ड्रग्स, देवयानी इंटरनेशनल, सनटेक रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स और वेल्सपन कॉप, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस देखी। जुबलेंट इंग्रेविया, इसमें भी गिरावट रही। केपीआईटी टेक 3% फिसल कर बंद हुआ। अनुपम रसायन, यहां पर भी 5-5.5% की वीकनेस देखी और वी-मार्ट रिटेल, ये काउंटर भी फिसला है। तो ओवरऑल अनिल जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया था। क्लोजिंग भी 70-300 के आसपास उन्हीं लेवल्स पर हो रही है। एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली सर, थोड़ा जैसे हम कह रहे थे बाजार कॉशियस हो रहे हैं। आज शाम को क्या होता है चाइना टाइवान यूएस को लेकर, उस पर नजर रहेगी। लगभग 80 पॉइंट निकल गया 15 मिनटों में। तो ऊपर कहाँ 38,200 के आसपास था, तो 400 पॉइंट, तो ये नर्वसनेस है। स्ट्रैटेजी अच्छी रही सर उस समय, जब बोला आप हल्के हो जाइए पोजीशन, और एकदम टॉप था उस समय मार्केट का। बिल्कुल 375 के आसपास निफ्टी और लगभग 38,150 के आसपास बैंक। तो वहाँ से देखो आप करीबन भी 150, 300 पॉइंट करीबन निकल के मिनटों में निकल गया। यही है एक्चुअली, ओवरनाइट पोजीशन रखने का वो कंफर्ट डाउ फ्यूचर से नहीं आ रहा। बिल्कुल। और जो खबरें हैं, देखते हैं कल क्या कुछ होता है। तो फाइनल क्लोजिंग आपके लिए 5 पॉइंट ऊपर हरे निशान में 17,345 पर निफ्टी पर 20 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 58,136 पर, बैंक निफ्टी देखिए 38,000 के ऊपर बंद हो गया। कहाँ 37,877 दिख रहा था, लगभग 150 पॉइंट ऊपर बंद आया। एवरेज क्लोजिंग 38,024, क्योंकि आखिरी मिनटों में थोड़ी कमजोरी जो बनती हुई दिखी थी। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सेठी साहब और सुमित जी को मेरे को लगता है वो पुराने स्कूल वाले बच्चे वाले हैं। छुट्टी का नाम आते इतनी जो स्माइल आती है, और बंसल जी को ऐसा कि घर जाके अब वापस से दूसरी इनिंग शुरू करनी पड़ेगी काम की। तो बंसल जी उतने खुश नहीं होते। बंसल जी शो पे रहते ज़्यादा खुश होते हैं। सुमित जी वहाँ जाकर जी, बंसल जी। अनिल जी ऐसा नहीं है अनिल जी, मेरी जंग है अनिल जी। आज सुबह आपने ध्यान नहीं दिया, कुणाल जी ने क्या बोला, क्या कि चाय खरीद के ले आएगा फिर मिलके दोनों बनाएंगे। अनिल जी उन्होंने बोला चाय खरीद के ले आएगा मेरे घर पर, अपने घर पर, और फिर दोनों मिलके बनाएंगे। अरे अनिल जी अगर बना के पीनी है तो अपने घर पे पी लेंगे, उनके घर पे क्यों जाके बनाएंगे। तो सबके अनिल जी यही जंग है अनिल जी। अरे कुणाल जी आपको हाथ बैठाने के लिए बुला रहे थे, नहीं तो अकेले उनको बनानी पड़ती है। आइए विदा लेने का वक्त हिमांशु जी से भी है। जय ठक्कर, नितिन जी और शरद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे लिए वक्त देने के लिए। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।